हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन को। सेशन हमारा आज होने वाला है एग्रीकल्चर ज्योग्राफी का। एक टोटल नया एक्सपीरियंस होगा आपके लिए, जहां पे आप पढ़ेंगे एक ऐसे सब्जेक्ट को जो आपको बीएससी एजी में नहीं पढ़ाया गया और शायद आपने इस सब्जेक्ट का नाम कभी सुना भी नहीं होगा। सुना होगा तो पॉसिबली हमारे कोर्स के अंदर आपने इसे देखा होगा, पर अगर ऐसा सब्जेक्ट पढ़ाया नहीं जाता, ऐसा सब्जेक्ट है ही नहीं, तो फिर अगर बात करेंगे इसकी, अगर बात करेंगे आपके एग्रीकल्चर ज्योग्राफी की, तो क्या यहां से क्वेश्चन आते हैं? ऑफ कोर्स यस। नाउ बिफोर आई स्टार्ट दिस सब्जेक्ट, बिकॉज़ कोई भी सब्जेक्ट तब पढ़ना चाहिए इफ इट इज रेलेवेंट फॉर एग्जामिनेशन। हेल्प करेगा तो पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ेगा तो नहीं करेगा तो डेफिनेटली इग्नोर करना चाहिए। तो बिफोर आई स्टार्ट दिस सब्जेक्ट, मैं क्या करूंगा, एक बार के लिए आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा। किसके क्वेश्चन दिखाऊंगा? क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको एग्रीकल्चर ज्योग्राफी के। एंड व्हेन यू विल सी दिस क्वेश्चन, मैं आंसर नहीं बताने वाला, आंसर हम कल के सेशन में वी विल बी कवरिंग दिस एग्रीकल्चर ज्योग्राफी इन टू पार्ट्स। तो कल का जो हमारा सेशन होगा वहां मैं आपको दिखाऊंगा कि ज्योग्राफी से क्या-क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, राइट? ओके, मतलब क्या-क्या आ सकते हैं, मतलब आई एम रियली सॉरी, कल के सेशन में आंसर बताऊंगा, बट आज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको क्वेश्चंस बता रहा हूं। क्यों बता रहा हूं? विदाउट डिस्कसिंग द आंसर, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द रेलेवेंसी ऑफ दिस एग्जाम। ओके जी, परफेक्ट है। तो व्हिच अमंग द फॉलोइंग स्टेट हैज हाईएस्ट ब्लैक सॉइल? तो पीपल थिंक कि ये सॉइल जो क्वेश्चन है ये सॉइल साइंस से आया था, बट सॉइल साइंस में तो कभी पढ़ाया नहीं जाता कि कौन से स्टेट में कौन सी सॉइल हाईएस्ट और लोएस्ट है। रीजन इज अ पार्ट ऑफ ज्योग्राफी। आंसर नहीं चाहिए, बाद में डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था बैंक ऑफ महाराष्ट्र एग्जाम में, जो आईबीपीएस ने कंडक्ट करवाया था, लार्जेस्ट सरफेस वाटर इरिगेशन एरिया कवर्ड अंडर व्हिच रिवर बेसिन इन इंडिया। अब देख लो, आपने इरिगेशन कौन से सब्जेक्ट के अंदर पढ़ा है? क्या उस सब्जेक्ट के अंदर रिवर का डिस्कशन किया गया था? नहीं, रिवर्स आर ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के अंदर रिवर्स पढ़ी जाती है ना। क्वेश्चन पूछा गया। ओके, नेक्स्ट वन, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज हाईएस्ट इनलैंड वाटर रिसोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ ब्रैकिश वाटर? ब्रैकिश वाटर के फॉर्म में इनलैंड रिसोर्सेज सबसे ज्यादा कौन से स्टेट में है? कभी नहीं पढ़ा बीएससी में, बट आपके सामने आईपीएस 2020 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया। ओके, नेक्स्ट वन, लोएस्ट इनलैंड वाटर रिजर्वायर आर फाउंड इन दिस स्टेट। अगेन ज्योग्राफी से क्वेश्चन है, बट बीएससी में कभी नहीं पढ़ाया जाता। आई थिंक दैट इज सफिशिएंट। मैंने सारे क्वेश्चन यहां पे ऐड नहीं किए। क्यों नहीं है? मुझे बस इतना आपको बोलना था कि रेलेवेंसी के हिसाब से जाएंगे। सो दिस सब्जेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। मैं अक्सर ऐसे बोल देता हूं वेरी इंपॉर्टेंट, तो क्या जो मैं पढ़ा रहा हूं वेरी इंपॉर्टेंट है? नॉट लाइक दैट। मैं इसलिए बोलता हूं बिकॉज़ कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिन पे मोस्टली लोगों की कमांड होती है। आप जानते होंगे वो कौन से सब्जेक्ट होंगे, मैं नहीं बोलूंगा, पर कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जहां पे कमांड नहीं होती है। जैसे अगर मैं ध्यान से देखूंगा, ये आए हुए क्वेश्चन है इसलिए आपको इनका आंसर पता है, वरना अगर मैं ध्यान से पूछूं आपसे तो हमें क्वेश्चन का मतलब ही नहीं समझ आया। लार्जेस्ट सरफेस वाटर इरिगेशन एरिया कवर्ड अंडर व्हिच रिवर बेसिन। 80% को नहीं समझ आया कि रिवर बेसिन क्या होता है। सबको नहीं बोल रहा हूं, पर क्वेश्चन ही डिफिकल्ट है क्योंकि पढ़ा नहीं ना हमने ऐसा कोई पार्ट। तो हम सारा कुछ डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस सब्जेक्ट विद द बेसिक टर्मिनोलॉजी। ज्योग्राफी मतलब भूगोल इसे कहा जाता है। भूगोल हमारी जो भूमि है, जो हमारी अर्थ है, वो स्फेरिकल शेप में, गोल ही तो है वो। तो अगर बात करते हैं किसी हमारी अर्थ की बात अगर करेंगे तो अर्थ वाले केस में क्या होता है, हमारी जो अर्थ है, ये अर्थ किस तरह से है, ये स्फेरिकल शेप के अंदर है। अर्थ रोटेट करती रहती है। एंड अर्थ की बात करेंगे अर्थ में स्पेसिफिकली जो इंडिया के अंदर, हां अर्थ में पहले हमें एशिया के अंदर जाना पड़ेगा। एशिया में अगर साउथ एशिया में जाएंगे, आपको पता है ना इंडिया इज अ साउथ एशियन कंट्री। तो अगर आप साउथ एशिया में जाएंगे तो यू विल फाइंड कि इंडिया जो साउथ एशिया के अंदर आता है। सबको पता है ना, वी आर द पार्ट ऑफ एशिया। एशिया के अंदर हम कहां पे आते हैं? साउथ एशिया के अंदर। साउथ एशिया में हमारे देश का नाम, हमारा भारत महान। इंडिया की बात करेंगे, भारत की बात अगर करेंगे तो भारत को अलग-अलग राज्यों के अंदर और यूटी के अंदर, राज्य मतलब स्टेट के अंदर, और यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश के अंदर डिवाइड किया जाता है। ये स्टेट एंड यूटी तो गवर्नमेंट ने कर दिया डिवाइड, लेकिन अगर उसके पहले देखूंगा तो इंडिया की ज्योग्राफी भी अलग-अलग है। कैसे अलग-अलग है? कुछ ऐसे स्टेट है, कुछ ऐसे एरिया है जहां पे आपको दिखेगा क्या कि प्लेन एरियाज है। कुछ ऐसे एरिया जो अपने आप में क्या है, जो अपने आप में प्लेन एरियाज है। एंड देयर आर एरिया जो प्लेन ना होके क्या हिली एरिया है। एंड कुछ ऐसे एरिया जो प्लेन हिली ना होके डेजर्ट एरिया है, कुछ कोस्टल रीजन है हमारी। तो अलग-अलग वर्ड है, मैं सारे आपको समझाता हूं। वर्ड मैंने क्या बोले? प्लेन स्टेट हो सकते हैं, हिली हो सकते हैं, प्लेट्यू हो सकते हैं, उसके अलावा कोस्टल स्टेट हमारे हो सकते हैं। तो अगर आप इंडिया के मैप को देखेंगे, स्टार्ट करने से पहले एक बार इंडिया के मैप को देख लेते हैं। इंडिया के मैप में अगर आप जाएंगे तो इस बात को इंश्योर कर लेना। किस बात को इंश्योर कर लेना? इंडिया के मैप में अगर देखेंगे तो ये वाला पार्ट जो आपको इधर टॉप पे दिखता है, देखो किसी भी मैप को जब देखोगे ना तो मैप में ऐसा ही होता है। क्या होता है? जब बात करते हैं मैप की तो किसी भी मैप में अगर बोलोगे डायरेक्शन सेंस, ये वाला ईस्ट होता है, इधर वाला वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है और इधर वाला साउथ होता है। तो आप ऐसे एशिया का मैप देखेंगे तो एशिया के नीचे की तरफ हम आते हैं, इसीलिए साउथ एशियन नेशन है हम। अब अगर मैं आपसे पूछूंगा आप इंडिया के कौन से पार्ट से हैं? ईस्ट से हैं, वेस्ट से हैं, नॉर्थ से हैं कि साउथ से हैं? हां, यहां वाले लोग सेंटर भी कह सकते हैं क्योंकि मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश से लगता हुआ महाराष्ट्र और ये साथ वाले जो हैं ये सेंट्रल इंडिया का पार्ट माने जा सकते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश इसीलिए कहा जाता है बिकॉज़ ऑफ मध्य के अंदर आता है। सो एज आई कैन सी व्हाट पीपल आर राइटिंग, साउथ ईस्ट लिखा जा रहा है, नॉर्थ लिखा जा रहा है, सेंट्रल पार्ट लिखा जा रहा है, ईस्टर्न पार्ट कोई लिख रहा है, कोई नॉर्थ ईस्ट लिख रहा है, साउथ भी लिखा जा रहा है, सेंट्रल भी लिखा जा रहा है। सो ऑब्वियसली पीपल फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया आर अटेंडिंग दिस क्लास राइट नाउ। अलग-अलग पार्ट से हमें ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, कुछ लोग बोल रहे हैं नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट का मतलब क्या होता है? देखो, अगर कोई स्टेट यहां पे होंगे, इधर होंगे ना, तो वो क्या होंगे? वो अपने आप में साउथ ईस्ट होंगे, साउथ ईस्ट अगर इधर होंगे तो। लेकिन अगर वो स्टेट इस साइड आए तो फिर नॉर्थ ईस्ट हो जाते हैं, इसलिए इनको नॉर्थ ईस्ट कहा जाता है जो यहां पे हमारे स्टेट है ना, ये वाले नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट बोले जाते हैं। हां, नॉर्थ ईस्टर्न ना बोल के आप इसे ईस्टर्न इंडिया भी कह सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे कि बिहार की बात करता हूं, क्या आप मुझे बताएंगे बिहार के लिए आप क्या वर्ड यूज करेंगे? नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ या फिर सेंट्रल? अब अगर बिहार की बात कर रहे हैं तो बिहार का ज्योग्राफी में देखो तो इस तरफ पड़ता है, तो बिहार के लिए हमें क्या बोलना पड़ेगा? ईस्टर्न इंडिया बोलना पड़ेगा। पूरा वासी हमें बोलना पड़ेगा बिकॉज़ कहां पे पूरा के अंदर है। अगर बिहार को रिप्लेस कर दो मैं राजस्थान से, मतलब कि मैं बिहार ना पूछ के आपसे राजस्थान पूछूं तो राजस्थान के लिए क्या बोलेंगे? सर राजस्थान जो है वो इंडिया के कौन से पार्ट में आता है? यस, देयर आर टू स्टेट्स इंडिया के बिल्कुल उस पार्ट में आते हैं, वन इज राजस्थान, सेकंड इज गुजरात। ऑफ कोर्स वेस्टर्न पार्ट के अंदर आते हैं। तो ये गुजरात और राजस्थान देखिए एक साथ बैठे हुए हैं, ये वेस्टर्न पार्ट के अंदर आ जाते हैं। सेम टाइम पे अगर मैं बात करूं किसकी बात करूं, नॉर्दर्न रीजन की, है ना? तो जो लेह लद्दाख है, जो जम्मू कश्मीर वाला पार्ट है, वो टॉप मोस्ट नॉर्थ के अंदर है। और यही अगर मैं नीचे केरला तमिलनाडु वाली साइड जाऊंगा तो वो क्या है? साउथ के अंदर है। और मध्य प्रदेश, मध्य मतलब सेंटर, तो मध्य प्रदेश बिल्कुल इंडिया के हार्ट के अंदर है, मतलब वो सेंटर के अंदर है, सेंट्रल इंडिया के अंदर है, जिसे आप मध्य प्रदेश कहेंगे। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ आपको समझ आ गया। अब अगर मैं ये कहूं कि आप इंडिया में जहां पे भी हो, मैं आपको पांच ऑप्शन दे रहा हूं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ और सेंट्रल इंडिया। इन पांच ऑप्शन में से बोलिएगा अगर आपको लग रहा है आपके यहां पे गर्मी ज्यादा है और आपको घूमने के लिए कहीं जाना है तो आप कहां जाना चाहेंगे? हिली एरिया के अंदर, बिकॉज़ हिली एरिया का मतलब आप ऑल्टीट्यूड वाइज ऊपर जा रहे हैं। ऑल्टीट्यूड वाइज ऊपर जब जाते हैं तो टेंपरेचर क्या होता है? कम होता जाता है। कितना कम होता है भाई? लेफ्ट साइड सबको पता है, लेफ्ट साइड कितना होता है? 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर। 1 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो टेंपरेचर 6.5 डिग्री कम हो जाता है। जैसे आप अगर राजस्थान की बात करेंगे तो राजस्थान को सब कोई क्या समझता है? हॉट रीजन समझता है, बट उदयपुर इज द पार्ट ऑफ राजस्थान और उदयपुर के साथ में एक एरिया है जिसे माउंट आबू कहा जाता है। अब अगर मैं राजस्थान की बात करता हूं, जैसे राजस्थान के अंदर होम टाउन, आई एम फ्रॉम श्रीगंगानगर, तो मैं क्या करता हूं, मैं यहां पे आपको सिर्फ टोपोग्राफी से कैसे डिफरेंस आता है वो दिखाता हूं। तो मैंने यहां पे लिखा टेंपरेचर ऑफ गंगानगर, ठीक है जी, है ना? गंगानगर के टेंपरेचर में जाऊंगा तो देखिए गंगानगर के अंदर कितना टेंपरेचर है? 33 डिग्री राइट नाउ। ओके, अब मैं गंगानगर इज द पार्ट ऑफ राजस्थान, अब मैं कहता हूं गंगानगर को रिप्लेस करता हूं किसे? माउंट आबू से। माउंट आबू अगेन द पार्ट ऑफ राजस्थान, है ना? तो ये मैंने यहां पे लिखा माउंट आबू और जरा देखिए 33 डिग्री कितने से चेंज हो गया जी। यहां पे 22 डिग्री है एट प्रेजेंट, और रात में देखेंगे तो ये 16 17 पे चला जाएगा। तो कितना डिफरेंस आ गया। अब राजस्थान के अंदर ये हो कितना डिफरेंस क्यों आया? बिकॉज़ माउंट आबू अपने आप में प्लेन एरिया नहीं है। तो वापस मैं क्वेश्चन आता हूं, मैंने आपसे पूछा था कि अगर आपको घूमने जाना है हिली एरिया में और पांच ऑप्शन आपके पास है, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ और सेंट्रल इंडिया, तो आप कहां पे जाना चाहेंगे? जरा बताएंगे। अगर आपको घूमने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों में जाना है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सेंट्रल इंडिया, कहां जाना चाहेंगे आप?
ऑफ कोर्स राइट, अगर पांच ऑप्शन आपके पास है तो आप दार्जिलिंग जा सकते हो भाई, है ना, जम्मू कश्मीर जा सकते हो, हिमाचल जा सकते हो, देहरादून जा सकते हो, माउंट आबू जा, बहुत सारे ऑप्शन आपके पास। बट मैं पांच ऑप्शन दूंगा तो आपने नॉर्थ क्यों चूज किया? बिकॉज़ नॉर्दर्न पार्ट हमारा जो हिली एरिया है, पहले जम्मू कश्मीर था लेकिन अब क्या हो गया, लेह लद्दाख एक यूटी हो गई और जम्मू कश्मीर दूसरी यूटी हो गई है, अब स्टेट को दो यूटी में कन्वर्ट कर दिया गया। डू यू नो हाउ मेनी स्टेट एंड यूटी वी हैव इंडिया की? अगर बात करेंगे, हमें गर्व है हमारे भारतवासी होने पे, तो जरा मुझे बताइए, भारत की बात करता हूं तो हमारे भारत के अंदर कितने स्टेट और कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं? स्टेट की बात करेंगे और यूटी की बात करेंगे, फिर डिस्ट्रिक्ट की बात भी कर ही लेते हैं, लगे हाथ जब कर ही रहे तो पहले मुझे स्टेट बताइए, इंडिया के अंदर टोटल स्टेट कितने हैं? सो एज आई एम गेटिंग आंसर 28 लिखा जा रहा है, 28 8 लिखा जा रहा है, 28 7 लिखा जा रहा है, 28 कॉमन है तो मैं इसको सही मान लेता हूं। ऑफ कोर्स आप सही बोल रहे हैं, इंडिया में स्टेट की बात करेंगे तो 28 ही है, 28 वजह है हमारे पास, पहले 29 थे, अब जम्मू कश्मीर यूटी में कन्वर्ट हो गया तो हमारे पास 28 स्टेट ही है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही। अब 28 के बाद बताइए, अब एक भाई तो कह रहा है 29, कौन बोल रहा है 29 नहीं है जी, मैं वो कह रहा हूं सोनू कुमार जी, स्टेट हमारे पास 28 है। यूटी की बात करें, यूटी कितनी है? 7 8 9 3 लिखे जा रहे हैं, यूटी की बात करेंगे तो कितनी यूटी है? अगर आप 7 8 9 लिख रहे हैं तो प्लीज ध्यान रखिए, क्या ध्यान रखिए, जब बात करते हैं किसकी, जब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, सुनाओ जम्मू कश्मीर वो द स्टेट, पर अब वो 2 यूटी बन चुका है। तो राइट आंसर यहां पे मेजॉरिटी आप देखेंगे तो 8 की तरफ जा रही है, व्हिच इज राइट आंसर। टोटल जो हमारे पास क्या है, जो हमारे पास यूटीज है वो 8 यूटीज है। डिस्ट्रिक्ट की बात कर लेते हैं, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन इंडिया? डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे, स्टेट हो गए 28, यूटी हो गए हमारे पास 8, और डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स वी हैव? डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे तो यस स्नेहा ने बिल्कुल सही लिखा है। अगर 31 मार्च 2024 तक की बात की जाए तो हमारे पास 806 डिस्ट्रिक्ट है। मोटिवेट कर रहा हूं कि डरा रहा हूं मुझे नहीं पता, पर 806 का मुझे आधा बताओ कितना होता है? 806 का 50% कितना होता है? 806 का 50% निकालूंगा तो 403 होगा। मैं ऐसा इसलिए बता रहा था बिकॉज़ अगर मैं ये मानूं कि इंडिया में हर 2 डिस्ट्रिक्ट में से एक बच्चा एएफओ बने तब भी वैकेंसी इस बार कम है। 403 वैकेंसी बनेगा, 346 है, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत फोकस करके बहुत मेहनत करनी पड़ेगी बिकॉज़ लगभग 2.5 डिस्ट्रिक्ट में से सिर्फ एक बच्चा सेलेक्ट होगा ऑन एन एवरेज। तो पहले बच्चों कहता था कि तैयारी ऐसी करो कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में टॉप कर सको, क्योंकि 600 700 वैकेंसी आती थी। अब तैयारी ऐसी करो कि भाई साहब 3 डिस्ट्रिक्ट में से टॉप कर सको। आप इसे डर मानिए, मोटिवेशन मानिए, आपकी मर्जी है, पर आपको बढ़िया तरीके से पढ़ना पड़ेगा, आपको एग्जाम की स्ट्रेटजी को समझना पड़ेगा। कमिंग बैक टू द पॉइंट, राइट? तो 806 डिस्ट्रिक्ट हो गया, 8 यूटी हो गए, 28 हमारे पास क्या हो गया, स्टेट हो गया। इन स्टेट के अंदर आपने मुझे बताया कि अगर हिली स्टेट में जाना है तो इस वाले पार्ट में जाएंगे, इस वाले पार्ट में मतलब नॉर्दर्न पार्ट में जाएंगे। अगर आपको डेजर्ट देखने जाना है तो आप फिर राजस्थान और गुजरात में चले जाइए। अगर आपको प्लेट्यू देखना है तो इस एरिया में चले जाइए। अब दिक्कत ये आ रही है सर, इस एरिया में तो चले जाएं, लेकिन प्लेट्यू समझा तो दो होता क्या? तो चलो फिर अब लेक्चर को जरा शुरू करते हैं। पर थोड़ा सा मैंने मैप से आपको हिंट दिया, क्यों हिंट दिया? पता होना चाहिए ना कौन सा स्टेट कहां पे है। फिर रिवर्स के बारे में बातें करेंगे, कौन सी रिवर कहां से निकल रही है, बोलेंगे, बात करेंगे, है ना, कि गंगोत्री से निकलती है गंगा और जाके बे ऑफ बंगाल के अंदर मिक्स होती है और लार्जेस्ट एरिया कवर करती है इरिगेशन के अंदर में इंडिया में, और साथ साथ रिप्लेनिशमेंट वाटर जो सबसे ज्यादा कौन कंट्रीब्यूट करती है वो गंगा रिवर करती है। दोनों क्वेश्चन पूछे गए प्रीवियस एग्जामिनेशन के अंदर आईबीपीएस के द्वारा। ओके, तो सबसे पहले वर्ड बोला गया प्लेन्स। प्लेन तो जानते होंगे, प्लेन में क्या दिक्कत है? प्लेन का मतलब हुआ समतल मैदान। समतल मैदान कह दो, प्लेन कह दो, जो तुम्हारा मन करे वो कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्लेन की अगर बात करेंगे, समतल मैदानों की अगर बात करेंगे तो समतल मैदान वाले केस में क्या है जी? समतल मैदान वाले केस में जैसे आपका पंजाब हुआ, हरियाणा हुआ, उत्तर प्रदेश हो गया, ये स्टेट बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, ये स्टेट अपने आप में प्लेन स्टेट है। मोस्ट ऑफ द पार्ट यहाँ पे प्लेन है। तो जैसे तो अगर बोलूंगा, जैसे मैंने वेस्ट बंगाल बोला, पर वेस्ट बंगाल का जो डिस्ट्रिक्ट है दार्जिलिंग वो हिली है। पर अगर मेजॉरिटी देखेंगे तो जो आपका हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, चंडीगढ़, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल है, ये अपने आप में समतल मैदान है, प्लेन एरिया यहाँ पे। तो ये आपकी प्लेन स्टेट हो गई। प्लेन स्टेट की बात अगर करेंगे तो उसके बाद क्या आ गया? जिसके बाद हिल्स आ गया। हिली स्टेट की बात करेंगे, हिल मतलब सारे लोग समझते हैं हिल्स का मतलब हो गया पहाड़ी क्षेत्र, जिसके अंदर आपका जम्मू कश्मीर की 2 यूटी जो कन्वर्ट होगी वो, प्लस हिमाचल प्रदेश और साथ साथ कौन आ गया? उत्तराखंड आ गया। उसके बाद अगर बोलेंगे प्लेट्यू, देखिए प्लेट्यू को हिंदी में कहा जाता है पठार, पर आप शायद नहीं जानते होंगे। काफी सारे लोग ना तो प्लेट्यू वर्ड जानते हैं ना पठार जानते हैं, तो मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद रिवर और लेक तो सारे लोग जानते हैं, तो एक एक करके जरा समझते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं किसकी? प्लेन्स की। तो प्लेन्स की सबसे पहले बात करते हैं किसकी? पहाड़ों की। पहाड़ मतलब जो हमारा एरिया है, कौन सा वाला एरिया है? जो आपका नॉर्थ वाला एरिया। तो ये अगर आप एनिमेशन को देखेंगे तो ये एनिमेशन जो दिखा रहे हैं टेक्टोनिक प्लेट्स दिखा रहा है। ये देखो, ये आपको दिख रहा है इंडिया है ना, ये टेक्टोनिक प्लेट्स है, आपस में टकराएंगी। ये देखो टकराएंगी, टकराती वहां से वो वाला एरिया उठ गया। तो ये जो इंडिया का नॉर्दर्न एरिया था, ये टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने से इस तरह से उठ गया। और ये जो आप देख रहे हो हिमालयन रेंज है हमारी, जहां पे ऊपर बर्फ जमी हुई है, ग्लेशियर है, जहां से निकल के गंगा रिवर भी आती है और बहुत सारी पेरिनियल रिवर यहां से निकलती है। तो ये जो है ये इंडिया का हिली पार्ट है, जिसमें मेजरली स्टेट में जाऊंगा तो उत्तराखंड, उसके बाद हिमाचल और टॉप पे लेह लद्दाख और जम्मू कश्मीर हो गया जी। 2 यूटी और 2 स्टेट मेजरली। और उसके बाद अगर कहेंगे तो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट भी हो जाएगा। तो हिल्स तो सारे लोग समझ गए, सबको क्लियर हो गया हिल्स का मतलब क्या हो गया। ओके, हिल्स के बाद अगर चलते हैं, यस है ना, हिल्स के बाद अगर चलेंगे तो हिल्स के बाद अगला जो है इसको जरा देख के बताइए, इस वीडियो से मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूं, इस वीडियो से आपको क्या समझ आ रहा है? क्या ये प्लेन है, क्या ये हिल है, या कुछ और है? प्लीज इसके लिए वर्ड लिखिए, इससे आप क्या समझ रहे हैं? ऑफ कोर्स राइट। इस वीडियो को अगर देखेंगे तो इसमें क्या दिखाया गया जी? इसके अंदर आपको दिखाया गया प्लेट्यू, पठार यहाँ पे दिखाए गए हैं। ये प्लेट्यू आपको दिख रहे हैं, क्योंकि अगर पहाड़ों की बात करेंगे पहाड़ बड़े बड़े होते हैं, बट इसको अगर देखोगे तो ये बड़े बड़े नहीं है यार, ये छोटे पहाड़ है। इसको छोटा पहाड़ नहीं कहा जाता, तो समझाने के लिए बोल रहा हूं। तो ये अपने आप में यहाँ पे आप जो देख रहे हो ये क्या है? ये प्लेट्यू है। प्लेट्यू की बात करेंगे तो एमपी से नीचे निकलिए, एमपी से अगर ऊपर चले जाएंगे तो एमपी से ऊपर तो प्लेन एरिया आ जाएगा, पर एमपी के नीचे जैसे जाते हैं महाराष्ट्र वाला पार्ट हो गया, उड़ीसा है, झारखंड है, या फिर उसके नीचे आंध्र वाला पार्ट हो गया, ये जो एरिया छत्तीसगढ़ हो गया, ये जो एरिया स्पेसिफिकली है ना, ये क्या है? ये प्लेट्यू रीजन है। यहाँ पे प्लेट्यू है जैसा आपने देखा था। तो प्लेन आपको बच गया, प्लेट्यू चल गया, हिली चल गया। अब क्या रहेगा? अब रहेगा डेजर्ट। डेजर्ट में 2 ही स्टेट है ना, कौन से 2 स्टेट है? एक है आपका गुजरात, नहीं एक है आपका राजस्थान और दूसरा है आपका गुजरात, बिकॉज़ मेजर पार्ट ऑफ डेजर्ट इज राजस्थान। राजस्थान के बाद अगर बोलेंगे तो गुजरात है। राजस्थान के अंदर डेजर्ट है वो रेड कलर का होता है, लेकिन जो गुजरात की बात करेंगे तो गुजरात अपने आप में फेमस है व्हाइट डेजर्ट के लिए। जो कच्छ पार्ट ऑफ राजस्थान है, कच्छ जो पार्ट ऑफ गुजरात है और राजस्थान, कच्छ जो गुजरात का रीजन है, वहां पे सैलिनिटी इतनी ज्यादा है कि लीच आउट होकर सोल्ट बाहर आ चुके हैं और वहां मिट्टी सारी सफेद सफेद दिखती है, वो व्हाइट डेजर्ट के नाम से फेमस है। इंडिया के अंदर व्हाइट डेजर्ट आपको कच्छ के अंदर मिलेगा। क्या आप मुझे बता सकते हैं कोई ऐसी ब्रीड का नाम जो काऊ की ब्रीड हो और उसी कच्छ रीजन से उसकी ओरिजिन हुई हो? कच्छ और जो आसपास का रीजन है वहां से उसका ओरिजिन हुआ हो। मैं आपको इसलिए पूछ रहा हूं बिकॉज़ यही तो ज्योग्राफी है कि मुझे पता है गुजरात के अंदर कच्छ है, कच्छ अपने आप में व्हाइट डेजर्ट से फेमस है और कच्छ रीजन से 2 ब्रीड है, एक आपकी गिर है और दूसरी कांकरेज है जी। ध्यान रखिएगा, कांकरेज भी उसी रीजन से है, गिर भी अपने आप में उसी रीजन से है। तो गिर और कांकरेज आपने पढ़ा हुआ है। गिर अपने आप में मिल्स ब्रीड के अंदर सबसे ज्यादा डिजीज रेजिस्टेंस आती है, तो कांकरेज अपने आप में इंडियन कैटल के अंदर सबसे हेवीएस्ट ब्रीड मानी जाती है। ठीक है, चलो आगे मूव करता हूं। तो अब हमने पढ़ लिया मोटा मोटा, क्या पढ़ लिया मोटा मोटा कि अगर मैं इंडिया की ज्योग्राफी को देखूं तो इंडिया की ज्योग्राफी में ये जहां मैं टिक कर रहा हूं ये पार्ट अपने आप में क्या हो गए? हिली स्टेट। हिली के बाद अगर इनको देखूंगा तो ये वाले क्या हो गए? हिली के बाद ये वाले हमारे हो गए प्लेन स्टेट। प्लेन स्टेट कौन से हो गए? ये वाले पंजाब हुआ, हरियाणा हुआ, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, या फिर आपका ये वेस्ट बंगाल यहां पे हो गया, ये अपने आप में क्या है? प्लेन स्टेट है। उसके बाद अगर मैं डेजर्ट में जाऊंगा तो ये जो 2 स्टेट है अपने आप में ये क्या है? ये डेजर्ट है। फिर अगर मैं जाऊंगा किसके अंदर? प्लेट्यू के अंदर, तो यहां से प्लेट्यू स्टार्ट हो जाता है, ये एमपी के नीचे वाले एरिया से, फिर महाराष्ट्र हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, तेलंगाना है, आंध्र है, यहां पे प्लस इधर लगते हुए पार्ट में झारखंड में भी क्या है? झारखंड के अंदर प्लेट्यू है। उसके बाद जो नीचे वाले स्टेट है, नीचे वाले स्टेट को क्या बोलेंगे? जो नीचे आपको दिख रहा है ये कोस्टल स्टेट अपने आप में, क्योंकि ये अपनी बाउंड्री शेयर कर रहे हैं किसके साथ? कोस्टल रीजन के
साथ। तो सबसे बड़ी जो कोस्टल बाउंड्री है वो किसके पास है? गुजरात के पास। सबसे ज्यादा जो कोस्टल बाउंड्री शेयर करता है वो कौन करता है? गुजरात करता है। वो स्टेट जो क्या करते हैं? कोस्ट के साथ, है ना, कोस्टल एरिया के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, उन्हें मैरीटाइम स्टेट कहा जाता है। कैन यू गाइस टेल मी हाउ मेनी मैरीटाइम स्टेट्स वी हैव इन इंडिया? इंडिया के अंदर कितने मैरीटाइम स्टेट है, मतलब कितने ऐसे स्टेट हैं जो अपनी बाउंड्री या फिर अपनी सीमा जो है वो समुद्र के साथ शेयर करते हैं? एक जी ने बिल्कुल एकदम सही लिख दिया। लीना ठाकुर ऑफ कोर्स आप ठीक बोल रहे हैं। यूटी हमारे पास 8 है, बट मैरीटाइम स्टेट हमारे पास क्या है? 9 है। ये बात भी समझ आ गई कि मैरीटाइम स्टेट हमारे पास 9 है, और मैरीटाइम स्टेट का मतलब जो कोस्ट एरिया से बाउंड्री शेयर करते हैं। गुजरात सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर करता है, पर वैसे अगर बोलूंगा तो एक आइलैंड भी है। एक आइलैंड है जो सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर करता है किसके साथ? कोस्टल एरिया के साथ, क्योंकि वो आइलैंड है, चारों तरफ से घिरा हुआ है, तो सबसे ज्यादा बाउंड्री उसके पास है, वो आइलैंड है यार। हम तो स्टेट की बात कर रहे थे, तो स्टेट वाइज तो गुजरात है, लेकिन आइलैंड की बात करेंगे तो आइलैंड जो है वो कौन सा है बताइए? कुछ लोग आइलैंड के नाम पे गोवा लिख रहे हैं, ध्यान रखिए गोवा इज अ स्टेट। गोवा कोई आइलैंड नहीं है, गोवा बाउंड्री शेयर जरूर करता है, पर चारों तरफ से घिरा नहीं हुआ भाई वो, है ना। तो ध्यान रखिए इस बात को। जब बात करते हैं किसकी? जब बात करते हैं अंडमान निकोबार की, तो अंडमान निकोबार सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर करता है, एंड आफ्टर अंडमान निकोबार इट इज गुजरात। स्टेट वाइज गुजरात ही आएगा। कुछ लोग गोवा कह रहे थे, वो शायद इसलिए कह रहे होंगे बिकॉज़ सबसे छोटी बाउंड्री जो है, सबसे कम बाउंड्री जो कोस्टल स्टेट के साथ या फिर कोस्टल एरिया के साथ शेयर करता है वो है आपका गोवा। चलो जी, अभी मोटा मोटा आपको समझ आ गया। इधर वाले स्टेट रह गया, ये भी अपने आप में हिली स्टेट है। ज्यादा हिल्स यहाँ पे नहीं है, लेकिन हिली स्टेट है, लेकिन मोस्टली हिल्स वाला पार्ट यहाँ पे है। ठंडा या कम टेंपरेचर आपको यहाँ मिलेगा, लेकिन इधर भी हिल्स है, लेकिन उतना ज्यादा आपको सिवियरिटी टेंपरेचर की नहीं मिलेगी जितनी वहाँ पे होती है। हालांकि यहाँ भी अरुणाचल प्रदेश वाले टॉप पे जाएंगे तो मौसम ठंडा ही होगा। तो आपको इंडिया के मैप के बारे में समझ आ गया। अब आपको करना क्या है, क्योंकि आप जब भी पढ़ेंगे ना एग्रोनॉमी के अंदर भी स्टेट के नाम आएंगे, एनिमल हस्बेंड्री, सोइल में भी आएंगे, तो यू शुड रिमेंबर कि अगर झारखंड बोला गया है तो एटलीस्ट इतना आइडिया हो कि झारखंड इधर आता है, इधर आता है, इधर आता है, यहाँ आता है, बस इतना आइडिया होना चाहिए। वेस्ट बंगाल बोला गया तो क्या झारखंड के आसपास आता है? राजस्थान बोला गया तो क्या उड़ीसा के आसपास आता है? बस इतना आइडिया होना चाहिए कि उड़ीसा, झारखंड और वेस्ट बंगाल बोला गया तो एकदम पास आते हैं, राजस्थान से बहुत दूर है। और ये आइडिया चाहिए कौन सा? ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में, बस इतना काफी है। अगला जो आ गया वो क्या आ गया? इंडिया का सोइल मैप आ गया, सोइल मैप ऑफ इंडिया। सोइल मैप की बात करेंगे तो एवरीबॉडी नोस क्या कि ब्लैक सोइल वाला जो क्वेश्चन पूछा गया था, सब लोगों को पता है कि ब्लैक ओके ब्लैक सोइल की बात करेंगे तो एवरीबॉडी नो कि ब्लैक सोइल का जो एरिया है वो सबसे ज्यादा कहां पे है? वो है महाराष्ट्र के अंदर। लेकिन ये बात पता कैसे चली? किताबों में तो डेटा लिखा नहीं होता। तो जरा ब्लैक सोइल वाला खुद ही देख लो। इधर आपने देखा ये वाला एरिया महाराष्ट्र है, ये गुजरात है। अब जरा खुद देख के बताओ ये ब्लैक सोइल वाला एरिया आपको दिख रहा है, ये जो एरिया है ये ब्लैक सोइल का है। अब मैप को देख के जजमेंट बनाओ कि ब्लैक सोइल ज्यादा कहां दिख रही है आपको? गुजरात के अंदर दिख रही है या फिर महाराष्ट्र के अंदर? एवरीबॉडी से सर कि जो डेक्कन प्लेट्यू है, डेक्कन प्लेट्यू अभी बताया ना आपको, जैसे डेक्कन प्लेट्यू है, छोटा नागपुर प्लेट्यू है, मालवा प्लेट्यू है, तो डेक्कन प्लेट्यू जो है वहां पे मोस्टली क्या पाई जाती है? ब्लैक सोइल। एंड डेक्कन प्लेट्यू ही वो रीजन है जहां पे सबसे ज्यादा कॉटन का प्रोडक्शन होता है, और डेक्कन प्लेट्यू ही वो रीजन है जहां पे क्या है आपका महाराष्ट्र और पार्ट ऑफ गुजरात आता है। तो गुजरात के अंदर सेकंड हाईएस्ट ब्लैक सोइल है, बट उससे ज्यादा कहां पे? महाराष्ट्र के अंदर। तो हाईएस्ट ब्लैक सोइल है फाउंड इन महाराष्ट्र। बट ब्लैक के अलावा अगर बोलूंगा तो ब्लैक तो महाराष्ट्र के अंदर है, पर इंडिया में अगर बोला जाएगा तो इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा सोइल कौन सी है? इंडिया की बात अगर करेंगे तो इंडिया में सबसे ज्यादा सोइल कौन सी पाई जाती है? टॉकिंग अबाउट इंडिया, अगर इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा सोइल कौन सी पाई जाती है? इंडिया में सबसे पाई जाती है एलुवियल सोइल। तो अगर आप यहां पे देखेंगे तो ये जो एरिया आपको दिख रहा है ना, ये जो आपको क्रीम से कलर में दिख रहा है, ये सारा का सारा एरिया जो है ये किसका है? ये एलुवियल सोइल का है। और आपको देख के समझ आ रहा है कि हां सर ये इंडिया के काफी सारे पार्ट पे है, इसलिए एलुवियल सोइल इंडिया में क्या है? हाईएस्ट है। एलुवियल सोइल की बात अगर बोलेंगे तो सेकंड हाईएस्ट जो है वो रेड एंड येलो सोइल है। सेकंड हाईएस्ट जो है वो क्या है? वो रेड एंड येलो सोइल है। मैं आर इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि जहां जहां पे आर लिख रहा हूं ये एरिया रेड एंड येलो सोइल का है। तो सबसे ज्यादा इंडिया में क्या है? एलुवियल सोइल है। एंड आफ्टर एलुवियल सोइल सबसे ज्यादा क्या है? रेड एंड येलो सोइल। रेड एंड येलो सोइल के बाद जाएंगे तो बताइए थर्ड हाईएस्ट सोइल इंडिया में कौन सी है? रेड एंड येलो की बात अगर देखेंगे तो मैप के हिसाब से देख लो, मैप ही बता देगा कि भैया जो थर्ड हाईएस्ट है वो कौन सी है? वो आपकी है ब्लैक सोइल। थर्ड हाईएस्ट जो है वो ब्लैक सोइल है, और फोर्थ हाईएस्ट जो है वो क्या है? वो लेटराइट सोइल है। इन एरिया के अंदर लेटराइट पाई जाती है। ठीक है, ये लेटराइट भी समझ गए। इधर से ये जो कलर दिख रहा है ये कौन सी सोइल है? देखो वैसे तो नीचे खबर नीचे मत देखो, दिमाग लगाओ अपना कि ये एरिया राजस्थान वाला एरिया है, तो बताओ ये कौन सी सोइल होगी? तो या तो आप इस सोइल को सैंडी सोइल कह दो, सैंडी नहीं कहना तो फिर आप इस सोइल को क्या कह दो? एरिड सोइल कह दो। तो सैंडी आप इसे कह सकते हैं, बलुई मृदा आप इसे कह सकते हैं, डेजर्ट सोइल आप इसे कह सकते हैं, एरिड सोइल आप इसे कह सकते हैं, जो आपका मन करे वो कहिए। उसके बाद जरा यहाँ पे ऊपर देखिए पर्पल कलर, ये कौन सी सोइल है जी? सर ये ना माउंटेन सोइल है। नहीं नहीं, माउंटेन तो कह ही सकते हो, लेकिन माउंटेन के साथ साथ इनका नाम जो है फॉरेस्ट सोइल भी कह दिया जाता है। फॉरेस्ट एंड माउंटेन सोइल इन्हें कहा जाता है। ये वो सोइल है जो ऑर्गेनिक मैटर के अंदर रिच होती है ना, ऑर्गेनिक मैटर के अंदर रिच होती है, लेकिन स्टिल फील्ड क्रॉप के लिए उतनी अच्छी नहीं मानी जाती है, फील्ड क्रॉप के लिए सुटेबल नहीं मानी जाती है। चलिए, तो आपने इंडिया के बारे में जाना, प्लस इंडिया के सोइल मैप के बारे में जाना। अगर सोइल से कोई ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आएगा तो इस नॉलेज के बेस पे आप आंसर कर सकते हो। मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा क्या कि जो आप यहां से देख के नहीं समझ पाए, जैसे इस मैप में से देख के पूछा जाए कि लेटराइट सोइल कहां पे हाईएस्ट है, तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो मैं आपको वो सारा डेटा भी दूंगा, लेकिन अभी ओवरव्यू आपको समझा रहा हूं कि पहले अच्छे से ब्रेन में ला पाए चीजों को, फिर बाद में देखेंगे आगे। उसके बाद ये वाला तो हमने पढ़ लिया था। क्या आप मुझे बताएंगे अब यहां पे क्या दिखाया जा रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8, कुछ 8 दिखाई गई है, पता नहीं 8 क्या होती है सर, लिखा तो हुआ है सामने बिल्कुल। ये क्या दिखाया जा रहा है यहां पे? यूनियन टेरिटरीज एज वी डिस्कस 8 यूटी है हमारे पास। जम्मू कश्मीर हो गया, लेह लद्दाख हो गया, फिर चंडीगढ़ हो गया, दिल्ली हो गया। ये पहले 2 हुआ करती थी, एक यूटी हो गई, दादर नगर हवेली और दमन दीव, फिर लक्षद्वीप हो गया, फिर पुडुचेरी हो गया, और फिर हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड हो गया, है ना। तो ये वाला जो है ये हमारी क्या है? 8 यूनियन टेरिटरीज है। आगे मूव करते हैं। ये मैप किसका दिख रहा है? एशिया का मैप आपको दिख रहा है। एशिया की मैप की बात करते हैं तो इंडिया को देख सकते हैं। अब जरा आप मुझे बताइए इंडिया कितनी कंट्री के साथ अपनी इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है? इंडिया जो है आप सामने देख सकते हैं, कुछ नाम तो लिखे भी गए हैं। इंडिया कितनी कंट्री के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है? अनुराग कह रहा है सर 8 कंट्री के साथ। मुझे ऐसा लगता है ओ भाई साहब, एक तो हमारे कौन है? बैंकर्स हैं, बैंकर्स कह रहे हैं 3 के साथ, बस 3 के साथ ही कर रहे हैं। इधर जहां मैं खड़ा हूं इधर भैया ये पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ तो यही सब शेयर कर लेते हैं, 2 तो यही हो गई, बाकी एक ही कंट्री हो रही है 3। मजाक मत करो यार, 3 तो नहीं, चलो 6 7 8 कह रहे हो, समझ आता है कि थोड़ा ऊपर नीचे कर रहे हो। 7 कंट्री के साथ हम लोग क्या करते हैं? अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं 7 कंट्री के साथ। कैसे करते हैं 7 के साथ? अगर आप देखेंगे 7 कंट्री के साथ जाएंगे तो इन 7 कंट्री से भैया इधर हमारा अफगानिस्तान, थोड़ी सी बाउंड्री यहां पे अफगानिस्तान के साथ शेयर होती है, बाकी अच्छी खासी बाउंड्री पंजाब राजस्थान वाले एरिया से हम पाकिस्तान के साथ शेयर करते हैं। तो अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, 2 कंट्री। इधर वाली साइड से अरुणाचल प्रदेश वाली साइड से हम चाइना से शेयर करते हैं, 3 हो गया। फिर यही जो आपका सिक्किम के आसपास का एरिया है वहां पे नेपाल और भूटान के साथ शेयर करते हैं,
पांच हो गया, कौन कौन से? अफगानिस्तान हुआ, पाकिस्तान हुआ, चाइना हुआ, भूटान हुआ, नेपाल हुआ, 5 कंट्री हो गई। उसके बाद अगर आएंगे तो उसके बाद यहाँ ये आपको पता ही है, उधर वो जो अभी इशू चल रहा है भाई साहब, रिजर्वेशन से शुरू हुआ था, बातें कहां तक बढ़ चुकी है, और वो वाला बॉर्डर सुरक्षित किया जा रहा है हमारा, कौन सा? बांग्लादेश वाला बॉर्डर है ना, जहां पे हमारी इंटरनेशनल बाउंड्री बांग्लादेश के साथ शेयर करते हैं। तो ये हमारा छठा हो गया। अब बताइए सातवां कौन सा देश बचा जिसके साथ हम बाउंड्री शेयर करते हैं? 6 नाम मैंने आपको बता दिए, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश। सातवां कौन सा स्टेट सॉरी कंट्री है जिसका बाउंड्री शेयर करते हैं? सातवां यहाँ पे आपका आ जाएगा म्यांमार। म्यांमार का नाम सुना होगा, जिसका नाम पहले बर्मा था। बर्मीज वर्ड हो गया जो इंडिया में हम लेके आए थे ना, तो बर्मीज वर्ड बर्मा से लिया गया था, अर्लियर इट वाज बर्मा, अब क्या हो गया? म्यांमार हो गया। 7 कंट्री का नाम आपने मुझे बताया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, भूटान, नेपाल, म्यांमार और बांग्लादेश। 7 कंट्री के साथ हम क्या करते हैं? हमारी बाउंड्री शेयर करते हैं। पर सर क्या श्रीलंका के साथ नहीं करते क्या? 8 हो गए सर, आपने 7 बता दिए। सर श्रीलंका के साथ भी तो शेयर करते हैं ना। अगर हम श्रीलंका के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं उस हिसाब से मालदीव के साथ भी करते हैं। एक्चुअली श्रीलंका और मालदीव जो है वो एक आइलैंड है। अब आइलैंड मतलब चारों तरफ से पानी से घिरे हुए हैं, तो जो पानी से घिरा हुआ है तो भैया उसके साथ फिर हम कैसे बाउंड्री शेयर कर लेंगे? तो भाई श्रीलंका और मालदीव हमारे पास है, इसीलिए उनके फटाफट से लोग मालदीव चले जाते थे। आजकल मालदीव को हम लोगों ने बाइकआउट कर दिया। तो मालदीव और श्रीलंका पास है, पर वो आइलैंड है ना, पानी के अंदर ही अंदर है। आइलैंड सबको पता होगा, जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है। तो मैं अगर इस मैप को जूम करके दिखाऊं तो देखो ना, ये मालदीव है, इतना सा मालदीव है भाई साहब, और पंगे इंडिया से ले रहा था। तो ये इतना सा जो है ना, ये इतना सा जो है, ये दिक्कत ये है कि जो इतना सा मालदीव है ना, ये चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। तो मालदीव ने इंडिया से पंगा तो ले लिया, पर आपको पता है दिक्कत कहां पे हुई है? दिक्कत यहां पे है कि ज्योग्राफी पढ़ने वाले लोगों ने बताया कि टेक्टोनिक प्लेट्स तो मूव करती रहती हैं। तो मालदीव जो है ना वो भारत की तरफ बढ़ रहा है। तो एक टाइम आएगा जब मालदीव आज से 5, 10, 20, 50 साल बाद मालदीव भारत के और पास आ जाएगा। पंगा भी भारत से ले लिया है, आना भी भारत के पास ही है। तो सोचो जिससे पंगा ले रहे हो उसी गली से गुजरना पड़ेगा, तो दिक्कत वाली बात हो जाएगी ना। तो फिर मालदीव बाद में ठंडा हो गया था, अपनी उल्टी सुल्टी बातें करते हैं कि मालदीव को पता है कि बात तो मेरी इंडिया से बनेगी। चलिए, तो ये साउथ एशिया हो गया। साउथ एशिया जिसके अंदर इंडिया आ गया। इंडिया जिसके अंदर मैंने 7 कंट्री का बाउंड्री आपको बता दी। 2 आइलैंड हमारे पास हो गए जो कंट्री के फॉर्म में है। वो कौन से? एक आपका हो गया जहां पे लोग बहुत जाते थे, मालदीव, और दूसरा आपका हो गया श्रीलंका। ठीक है, 2022 में श्रीलंका के हाल काफी खराब थे, 2024 के अंदर बांग्लादेश के हाल बहुत खराब चल रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, इंडिया की जरा बात कर लेते हैं, है ना। इंडिया की बात वैसे तो हमने कर ही लिया। क्या बात करिए सर आपने इंडिया की? इंडिया के बारे में आपको मैंने मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन तो दे दिया। जैसे कि इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया के अंदर स्टेट हमारे 28 है, यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश हमारे पास कितने हैं? 8 है। उसके बाद आपने मुझे बताया था कि अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे तो इंडिया के अंदर सर 806 डिस्ट्रिक्ट है सर। पर 2 डिस्ट्रिक्ट भी देखें तब भी सर वैकेंसी 346 है सर। 2 डिस्ट्रिक्ट में भी सर बहुत दिक्कत है ना। हाँ ऐसा ही है यार। तो हर 2 डिस्ट्रिक्ट में भाई वैकेंसी एक से भी कम है, तो थोड़ा पढ़ना आपको सीरियस होकर पड़ेगा। ठीक है, ओके। सो इंडिया की बात करते हैं, साउथ एशियन कंट्री है ये, एंड सेकंड मोस्ट पॉपुलस है, 7th लार्जेस्ट है एरिया वाइज। सर सेकंड मोस्ट पॉपुलस नहीं है जी। अब इंडिया की पॉपुलेशन 145 करोड़ हो गई है, अब हम फर्स्ट हो गए हैं। ऐसा जब पॉपुलेशन सेंसस बताएगा तब आप फर्स्ट हो जाइएगा। अभी के लिए आप सेकंड ही माने जाते हैं, तो भारत अभी तक सेकंड है, लेकिन जैसे जनगणना के डेटा आएंगे तब तक हम फर्स्ट हो जाएंगे। मुझे लगता है भारत सरकार इसलिए लेट कर रही है ना, कि हम चाइना के बराबर तो हुए पड़े हैं। अब सरकार कंफ्यूज हो रही है कि भाई बताना पड़ेगा इंडिया चाइना बराबर हो गया। तो भारत सरकार के लिए 1 साल और रुक जाओ बस, है ना। 1 साल और रुक जाओ, इलेक्ट्रिसिटी कट लगाते रहो, रातों को लोग सोएंगे नहीं तो कुछ तो करेंगे। तो जनसंख्या अपनी बढ़ जानी है ऐसे ही, है ना। तो बस वो थोड़ा लेट हो गया। 2011 के हिसाब से जनसंख्या वाला डेटा जो पॉपुलेशन सेंसस 2021 में आना चाहिए था, पर 22 निकला, 23 निकला, 24 भी निकलने को आया नहीं अभी तक। अब जिस दिन आएगा सीधा आएगा कि भैया अब हम नंबर 1 पे आ गए। कोई माइकल लाल हमें कंप्लीट करके दिखाए, किसी में इतनी हिम्मत नहीं है भाई साहब। विकी डोनर जैसी फिल्में हमारे भारत में बनती हैं तो अपने कोई कंप्लीट नहीं कर पाएगा। इसके बाद हम नंबर 1 पे रहेंगे। इसके बाद जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक भारत देश नंबर 1 रहेगा। किसमें? पॉपुलेशन के अंदर। क्योंकि एरिया में तो हम कहां पे हैं? हम एरिया में फर्स्ट रैंक पे नहीं है, एरिया वाइज हम कहां पे हैं? 7th लार्जेस्ट है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अगला स्टेट और यूटी की बात हो गई। तेलंगाना जो है वो क्या 2 जून 2014 को बना था, रीसेंट स्टेट है। दादर नगर हवेली दमन एंड दीव को मर्ज किया गया था 2019 के अंदर। 2019 से पहले अलग-अलग थी, फिर मर्ज करके एक ही बना दिया। और 30 मार्च 2023 तक हमारे पास कितने जी? 806 डिस्ट्रिक्ट है। एंड इंडिया जो 7 कंट्री के साथ बाउंड्री शेयर करता है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के वेस्टर्न साइड से, नॉर्थ वेस्ट से, फिर चाइना, नेपाल और भूटान के साथ नॉर्थ साइड से, म्यांमार, बांग्लादेश के साथ ईस्टर्न साइड से हम शेयर करते हैं। तो 7 कंट्री के साथ हम क्या करते हैं? अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। इंडिया की बात करते हैं हमारे नेशनल सिंबल की। नेशनल सिंबल जानते हो ना, जैसे आप लोगों ने एग्रीकल्चर में हमारा नेशनल फ्रूट तो पढ़ा हुआ है, जिसको आजकल हम बहुत रगड़ रहे हैं मतलब क्या हुआ सर? अरे बहुत खा रहे हैं। नेशनल फ्रूट आप लोग जानते हैं ना कौन सा है? कोई कह रहा है टाइगर। भाई साहब नेशनल फ्रूट की बात कर रहा हूं, तुझे क्या हो गया यार, है ना। कौन है ये? अमन भाई, नेशनल फ्रूट उसको रगड़ रहे हैं, टाइगर तो अपने रगड़ नहीं सकते, सामने का टाइगर हमें रगड़ देगा। तो फ्रूट की बात कर रहे थे। फ्रूट जो है अपना नेशनल फ्रूट जो है दैट इज मैंगो। तो मैंगो हमारा नेशनल फ्रूट है। ऐसे बाकी जो सिंबल है, जैसे नेशनल एनिमल की बात करेंगे तो नेशनल एनिमल जो हमारा लैंड पे है वो तो टाइगर है, लेकिन एक्वाटिक की बात करेंगे तो वो रिवर डॉल्फिन है। डॉल्फिन तुमने देखी है क्या? हां वीडियो के अंदर ऐसे जंप करते देखी होगी। तो नेशनल जो एक्वाटिक एनिमल है वो डॉल्फिन है। लैंड पे अगर बोला जाएगा एक्वाटिक एनिमल, लैंड पे अगर बोला जाएगा तो फिर हमारा जो नेशनल एनिमल है वो कौन है? टाइगर है। याद रखिएगा, एक्वाटिक एनिमल के पेपर में आया तो डॉल्फिन अगर टाइगर का क्या बोला? नेशनल एक्वाटिक एनिमल टाइगर। तो टाइगर लैंड का है, पानी की जो वो कौन है? डॉल्फिन है। उसके बाद अगर बोलेंगे नेशनल बर्ड, क्या मुझे बताएंगे हमारा नेशनल बर्ड कौन है? जरा बताइए मुझे, नेशनल बर्ड हमारा कौन है? गलत उत्तर लिखा जाएगा। उसका कारण ये, नेशनल बर्ड के नाम पे पीकॉक लिखेंगे, पर पीकॉक तो सफेद रंग वाला भी होता है। सफेद मोर देखा है तुम लोगों ने? तो सफेद मोर तो हमारा राष्ट्रीय पक्षी नहीं है, है ना। क्या हो गया? कंगना रानौत से क्लास लेने लगे हो क्या भाई साहब, है ना। ऐसे मत लिखें यार, वो भी कुछ उल्टा कह रही थी ना कि गाय हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। इधर से मोर भाई तो गालियां दे रहा था, बोला तू राष्ट्रीय पक्षी गाय को बना रही है, मैं किधर जाऊंगा बहन, है ना। तो पीकॉक नहीं है भाई लोगों, पीकॉक आपका नेशनल बर्ड नहीं है। अगर नेशनल बर्ड की बात करेंगे तो पीकॉक के अंदर अलग-अलग वैरायटी होती है। तो जो इंडियन पी फाउल है ना, वो जो नीले रंग वाला मोर होता है, पैवो के स्टेटस जो है हमारा, ये क्या है? नेशनल बर्ड है मोर ही बेसिकली। लेकिन मोर के अंदर भी तो अलग वैरायटी है ना, सफेद वाला, नीले वाला। तो जो नीले वाला जो इंडियन पी फाउल है वो क्या है? वो हमारा नेशनल बर्ड है। ठीक है, ओके। नेशनल फ्लैग की बात करते हैं तो नेशनल फ्लैग तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो सबको याद है। बोला सर नेशनल पार्टी की बात करो, नेशनल फ्लैग की बात करो, कमल सर कमल खिलेगा, कीचड़ के अंदर कमल खिलाएंगे, बीजेपी को दोबारा लेकर आएंगे। अच्छा मजाक कर रहा हूं। तो लोटस की बात करेंगे, लोटस हमारा क्या है? लोटस जो है हमारा वो क्या है? वो हमारा फ्लावर है नेशनल। बाकी फल तो सारे लोग जानते हैं, नेशनल फ्रूट हमारा मैंगो है। उसका नेशनल ट्री की बात करेंगे तो बनियान है। बनियान से वो क्या होता है? अरे बनियान यार, बनियान ट्री की बात करेंगे, बनियान नहीं कहते, कुछ लोग इसे बनियान कहते हैं, फिर तुम पहनोगे क्या? तो ये बनियान नहीं है भाई, इसे बनियान ट्री कहा जाता है। बनियान ट्री यानी बरगद का जो पेड़ है, बरगद का पेड़ हमारा क्या है? नेशनल ट्री है। और अगर नेशनल रिवर की बात करेंगे, द होलीएस्ट रिवर ऑफ इंडिया, सबसे पवित्र नदी जिसे मां भी कहा जाता है, वो कौन सी है जी? वो हमारी गंगा मैया, यानी कि रिवर गंगा जो है वो क्या है? वो हमारी नेशनल रिवर है। ठीक है जी। तो आप सब लोगों को याद होंगे, क्या याद होंगे? हमारे नेशनल सिंबल आप लोगों ने याद कर लिया। आगे चलते हैं। अगला आ गया 7 सिस्टर स्टेट्स ऑफ इंडिया, जिसे 7 सिस्टर कहा जाता है यार, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है। तो 7 सिस्टर के अंदर देख के बताइए, यहाँ पे एक ऐसा स्टेट है जो अक्सर हमें लगता है कि 7 सिस्टर के साथ आता है, पर यहाँ पे आया नहीं है। क्या आप मुझे देख के बता सकते हैं कौन सा स्टेट है? आयुषी कितनी एडवांस है, फटाफट लिख भी दिया। यस यू आर राइट। लगता है हमें कि सिक्किम भी 7 सिस्टर के अंदर आता होगा, पर सामने नजर डालिए, सिक्किम जो है नहीं है। ओके ठीक है।
ओके एलेक्स, बात नहीं करेंगे। एलेक्स यार राजनीति की बात मत करिए, वरना कोई फेमस कर देगा। अरे फेमस तो पहले से बड़े हैं। जहां भी देखिए सारे एग्रीकल्चर वाले किसकी बात करते हैं, सारे मिलजुल के देखिए किसी एक की बात तो कर रहे हैं, है ना? क्योंकि बात भी यूनिक होती है, जिनमें कोई बात होती है। मैं बड़ा पॉजिटिव हूं, इतना खुश हो रहा हूं कि सारे लोग मिलकर मेरी ही बात कर रहे हैं। कितना अच्छा है ना, नेगेटिव ही सही, लेकिन बात तो हमारी कर रहे हैं ना। आपको वैसे खुशी वाली कौन सी बात है? अच्छी बात यह है कि नोटिफिकेशन आने के बाद तो समझ आता है एडमिशन रेट बढ़ जाए, पर नोटिफिकेशन आए काफी दिन हो गए, तो पहले से एवरेज हम ज्यादा एडमिशन ले रहे हैं। पता नहीं उन्हीं लोगों की है, मैं ऊपर वाले कहता हूं, ऊपर वाला मेरा ध्यान रखना। ऊपर वाला ना जाने किस रूप के अंदर नीचे वालों को भेज देता है कि बुराई ही सही, पर मेरे बारे में बताते रहते हैं लोग, मेरे पास आते हैं, चेक करते हैं, देख लेते हैं, यूट्यूब जान जाते हैं कैसा है कैसा नहीं है। तो राजनीति की बात क्या फेमस वैसे चल रहा है। सेवन सिस्टर की बात कर रहे थे। सेवन सिस्टर के अंदर क्या हो गया, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, आसाम, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा आ गया। ये मैंने वैसे लिख दिया, कैपिटल जानने की जरूरत आपको है नहीं, वो किसी और एग्जाम में जाएंगे तब जरूरत आपको पड़ेगी। अदरवाइज इतना काफी है कि सेवन सिस्टर के अंदर स्टेट आगे, सिक्किम इसमें नहीं आता। उसके सदर्न स्टेट की बात करेंगे तो आंध्र, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, ये पांच जो है हमारे सदर्न स्टेट माने जाते हैं। अगर लार्जेस्ट स्टेट की बात करेंगे, एरिया वाइज इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट राजस्थान है। राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद जो है वो कौन सा है जी, वो है आपका महाराष्ट्र। उसके बाद अगर बात करें कि ये तो था इन टर्म्स ऑफ एरिया, लार्जेस्ट स्टेट एरिया वाइज। अगला आ गया लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी। एरिया वाइज सबसे बड़ी यूटी लद्दाख है, लद्दाख के बाद जम्मू कश्मीर और फिर अंडमान निकोबार है। आप यूटी वाले केस में पहले ही याद कर लो, लद्दाख काफी है। अब पॉपुलेशन वाइज जाएंगे तो पॉपुलेशन वाइज कौन सा स्टेट सबसे बड़ा है? पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद कौन सा है? बिहार। बट ये सेंसस 2011 के हिसाब से, नया सेंसस आज कल परसों एक साथ 2 साल में जब आएगा फिर चीजें बदल सकती हैं। यूपी तो नहीं बदलेगा, पर पॉसिबली ये थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, बराबर चल रहे हैं। वो 11 करोड़ के आसपास है, 10 करोड़ के आसपास है, पर ये 20 करोड़ के आसपास है। मैं कहता हूं कोई आ जाए इसके बराबर तो नहीं आएगा, नंबर 1 तो यही रहेगा, पर 2 3 में पॉसिबली चेंजेस आ सकते हैं। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं एग्रो क्लाइमेटिक जोन की, बिकॉज़ आपको इतनी देर से कंफ्यूजन हो ही होगी कि क्या ये एग्रीकल्चर ज्योग्राफी पढ़ा रहे हो, सर ज्योग्राफी है, थोड़ा बेसिक नॉलेज देना जरूरी था, बिकॉज़ क्वेश्चन रिलेट होते हैं वहां से, अटेम्प्ट करोगे पेपर तब समझ आएगा। अब आ जाते हैं एग्रीकल्चर के अंदर, और एग्रीकल्चर में आ जाते हैं कहां पे? एग्रो क्लाइमेटिक जोन के अंदर। कहां पे आ गया नाम बताना, आ गए हम एग्रो क्लाइमेटिक जोन के अंदर। तो गाइस टॉकिंग अबाउट एग्रो क्लाइमेटिक जोन, एग्रो क्लाइमेटिक जोन का मतलब क्या होता है? एग्रो क्लाइमेटिक जोन का मतलब हुआ इंडिया की जब बात करेंगे तो हमारा जो प्लानिंग कमीशन था, डू यू गाइस नो व्हाट इज प्लानिंग कमीशन? ऑफ कोर्स यस। इंडिया को जो क्या मिलता है? फ्रीडम मिलती है। इंडिया को फ्रीडम मिलती है 1947 में। 47 के बाद हमने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लेके आए, है ना? कॉन्स्टिट्यूशन के बाद 1950 के बाद हमने क्या किया? फोकस हो गए कहां पे? 1950 के बाद इंडिया के डेवलपमेंट पे कि भारत का विकास कैसे किया जाए। अब इंडिया के डेवलपमेंट के अंदर हम लोग फोकस थे, तो हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई 1950-51 के अंदर। उस ऑर्गेनाइजेशन का नेम था प्लानिंग कमीशन। क्या नाम था जिसका? प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन ने क्या किया? प्लानिंग कमीशन ने भैया इंडिया का डेवलपमेंट करना स्टार्ट किया। और कैसे डेवलपमेंट करना स्टार्ट किया? बाय द वे ऑफ एफवाईपी। एफवाईपी क्या था? प्लानिंग कमीशन ने 5 ईयर प्लान बनाना शुरू कर दिया। क्या शुरू किया? प्लानिंग कमीशन ने 5 ईयर प्लान बनाना शुरू कर दिया। अब 5 ईयर प्लान के अंदर वो क्या करते हैं? हर 5 ईयर प्लान के अंदर क्या करते थे? नया कोई मुद्दा लेके आते थे। जैसे फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था, जो 1951 से 56 तक चलाया गया, तो हर 5 ईयर प्लान के अंदर ना एक पर्टिकुलर एजेंडा होता था कि पॉवर्टी पे फोकस करेंगे, एजुकेशन पे फोकस करेंगे, एग्रीकल्चर पे फोकस करेंगे। तो ऐसे ही जब हमारा कौन सा 5 ईयर प्लान आया? जब 7th 5 ईयर प्लान आया। कौन सा प्लान? 7th 5 ईयर प्लान। 7th 5 ईयर प्लान के अंदर जाके इंडिया को क्या किया गया? प्लानिंग कमीशन ने कहा कि इंडिया का डेवलपमेंट अगर करना है तो इंडिया का डेवलपमेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इंडिया को क्लाइमेट के हिसाब से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 7th 5 ईयर प्लान जो 1985 से 1990 में था, तो लगभग 1987-88 के करीब क्या किया? जो हमारा प्लानिंग कमीशन है, प्लानिंग कमीशन ने क्या कर दिया? इंडिया को 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन के अंदर डिवाइड कर दिया। बहुत अच्छी बात जो पहले से लिख रहे हैं, ऑफ कोर्स आप सही लिख रहे हैं। इंडिया को हमने क्या कर दिया? 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन के अंदर डिवाइड कर दिया। इस 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन के अंदर 14 क्लाइमेटिक जोन जो थे वो कहां पे थे? वो थे मेनलैंड पे। मेनलैंड का मतलब क्या हो गया? जो हमारी मेनलैंड है, बताता हूं क्या हुआ। और एक जो था वो आइलैंड पे था। अब समझ आ गया, आइलैंड का मतलब वो जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, और मेनलैंड जो मैप के अंदर दिख रहे हैं हमारी मेनलैंड थी। तो 14 क्लाइमेटिक जोन हमारी मेनलैंड के अंदर आ गए, और रिमेनिंग एक जो है वो कहां पे आ गया? आइलैंड के अंदर। टोटल हो गया 15। अब इंडिया को से डिवाइड क्यों किया? इंडिया में तो ऑलरेडी स्टेट भी है, यूटी भी है, तो उससे काम चला लेते। तो स्टेट और यूटी से बात नहीं बनेगी। अगर आप देखेंगे तो सारे स्टेट एक जैसे नहीं है। जैसे आप स्पेशली बात कीजिए यूपी की और राजस्थान की, बड़े बड़े स्टेट है। अब यूपी में क्या हर जगह क्लाइमेट एक जैसी है? नहीं यार। जहां पे वेस्टर्न यूपी में जाओगे तो वहां पे एग्रीकल्चर काफी डेवलपमेंट है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट काफी है वेस्टर्न यूपी के अंदर। बुंदेलखंड रीजन के अंदर जाओगे वहां पानी कमी है, तो एग्रीकल्चर अच्छा नहीं है। राजस्थान के अंदर देखोगे तो राजस्थान का जो वेस्टर्न पार्ट है बिल्कुल ड्राई है, लेकिन बाकी पार्ट ऑफ राजस्थान जो वहां थोड़ी हरियाली है ना? तो एरिया वाइज जो है, स्टेट वाइज जो है, स्टेट वाइज क्लाइमेट सेम नहीं होती। एक ही स्टेट में अलग अलग प्रकार की क्लाइमेट हो सकती है, और एक ही तरह के क्लाइमेट के अंदर 2 स्टेट भी आ सकते हैं। जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की बात करते हैं, छोटे छोटे स्टेट है पर लगभग एक ही तरह की क्लाइमेट है। जम्मू कश्मीर व हिमाचल एक ही तरह की क्लाइमेट है, लेकिन अकेला राजस्थान अलग तरह की क्लाइमेट है। तो इसलिए प्लानिंग कमीशन ने क्या देखा? ये नहीं देखा कि कौन से स्टेट की बाउंड्री कितनी है। प्लानिंग कमीशन ने सिर्फ और सिर्फ देखा कि वहां पे अगर बात करेंगे किसकी? प्लानिंग कमीशन ने देखा कि यहाँ पे जलवायु क्लाइमेट किस तरह के। डू यू नो व्हाट इज क्लाइमेट? क्लाइमेट मींस किसी भी एरिया का जो लास्ट 30 इयर्स का एवरेज होता है उसे क्लाइमेट कहा जाता है। तो क्लाइमेट वाइज इंडिया को 15 पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया। ओके, 15 पार्ट के अंदर जब डिवाइड कर दिया तो जो सबसे पहला पार्ट आता है ना, जो डिवाइड किया, सबसे पहला जो पार्ट आता है वो आता है हिमालयन रीजन। यहाँ नहीं लिखा हुआ है ना, सबसे पहला आ गया आपका हिमालयन रीजन। अब अगर हिमालयन रीजन की बात करेंगे तो आपको यहाँ पे एक एनिमेशन से चलता हुआ दिख रहा है, दिख रहा है सब लोगों को? हाँ सर दिख रहा है। तो अगर आप इस एनिमेशन के थ्रू जाएंगे तो आप देखेंगे कि इंडिया के अंदर जो हिली स्टेट है ना उनके ऊपर घूम रहा है, दिख रहा है आप लोगों को? हाँ सर दिख रहा है। तो इंडिया में अगर आप देखेंगे तो हिमालय का जो वो पार्ट है वो वेस्टर्न हिमालयन के नाम से जाना जाता है। कौन सा? वो शुरुआत वाला ऊपर वाला जम्मू कश्मीर वाली साइड का, वो वेस्टर्न हिमालयन रीजन माना जाता है। और यही जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है ये वाला ईस्टर्न हिमालयन रीजन माना जाता है। तो पहले 2 क्लाइमेटिक जोन याद कीजिए। कौन से पहले 2 क्लाइमेटिक जोन? एक हो गया वेस्टर्न हिमालयन रीजन और दूसरा हो गया ईस्टर्न हिमालयन रीजन। और सिर्फ याद मत कीजिएगा, समझिएगा। कैसे समझिएगा? सामने देख के समझो यार, देख के समझ पा रहे हैं सर? क्या समझ आ रहा है कि वेस्टर्न हिमालयन रीजन वो जो टॉप पे है, वेस्टर्न हिमालयन रीजन के अंदर क्या आएगा? वेस्टर्न हिमालयन रीजन के अंदर स्टेट आएंगे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और यूपी। यूपी का कौन सा एरिया? उत्तरांचल हिल्स। सर ये कौन सा है? उत्तरांचल हिल्स की अगर बात करेंगे तो जब ये बनाया गया तो उत्तराखंड नहीं बना हुआ ना यार, तो उत्तराखंड वाज नॉट अ सेपरेट स्टेट। तो यूपी का जो हिली एरिया था और यहाँ पे तो जम्मू कश्मीर रखा गया। अब तो जम्मू कश्मीर 2 यूटी में डिवाइड हो गया, तो उस टाइम तो नहीं था ना यार। तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और जो आपका क्या हो गया हिली पार्ट हो गया यूपी का, वो इसके अंदर आ गया। किसके अंदर? वो आपका आ गया हिमालयन रीजन के अंदर, वेस्टर्न हिमालयन रीजन के अंदर। ईस्टर्न की बात करेंगे, ईस्टर्न हिमालयन रीजन में ये वाला पार्ट आ जाएगा, असम हो गया, सिक्किम हो गया, वेस्ट बंगाल है, और नॉर्थ ईस्टर्न बाकी जो बचे हुए स्टेट है। तो अब आपको 2 याद हो गए, लेकिन आपको फिर से बता दूं, जैसा कि मैंने बोला था हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, है ना? ज्योग्राफी क्यों? अब आपको याद नहीं करना पड़ेगा, आपका दिमाग खुद बता रहा है आपको कि हाँ यार वो हिमालयन रीजन है।
मैंने शुरुआत में आपको दिखाया था, क्या दिखाया था कि अगर इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया के अंदर कभी ये वाली जो पहाड़ियां हुआ नहीं करती थी, लेकिन ये पहाड़ियां कैसे आई, ये जो आपको टेक्टोनिक प्लेट दिख रही है, बिकॉज़ 71% पे पानी है और 29% पे लैंड है, वही तो कह रहा था कि मोलदीव खिसक के इंडिया की तरफ बढ़ रहा है, तो ऐसे टेक्टोनिक प्लेट्स मूव कर रही थी। ये टेक्टोनिक प्लेट जब आपस में यूं टकराई, तो टकराने से क्या हुआ भाई साहब, वहां से लैंड उठ गई और उठ के वहां पे क्या बन गए, ये जो आप सामने दिख रहे हैं पहाड़ बन गए। अब इन्हीं पहाड़ों की अगर बात करेंगे मैप के अंदर जाके, तो इन्हीं पहाड़ों को कवर कौन करता है, इन्हीं पहाड़ों को कवर करता है इंडिया के ये वाले स्टेट, कौन से, एक तो नॉर्थ वाले और एक आपके ईस्ट वाले। यहां से लेके इधर तक क्या है आपके पहाड़ है, तो ये वेस्टर्न हिमालयन रीजन हो गया और ये वाला हमारा ईस्टर्न हिमालयन रीजन हो गया, वो वेस्टर्न हो गया और नीचे वाला हमारा क्या हो गया, ईस्टर्न हिमालयन रीजन हो गया। क्या आपको दो क्लाइमेटिक जोन, रट्टा मारने वाली बात नहीं है कि आपको समझ आए कि वेस्टर्न में कौन सा आता है और ईस्टर्न के अंदर कौन सा आता है। मैं अगेन आपको इतनी सी बात बताना चाहूंगा कि क्वेश्चन डायरेक्टली आएंगे नहीं, ये कहने की बातें होती हैं, हमें अच्छे से पता है हम क्या कहते हैं, बाकी क्या कहते हैं। कभी भी आप अगर ऐसे स्टैंडर्ड एग्जाम के अंदर जाएंगे, आईपीएस एएफओ जैसे कोई भी बुक या फिर कॉम्बिनेशन बुक का 15-20 किताबें पढ़ लो, तब भी 60 में से 60 क्वेश्चन कवर नहीं कर सकते किताबों से। ये आंसर किए जाते हैं बेस्ड ऑन योर मेंटल एबिलिटी। कैसे कि 2-3 क्वेश्चन हमेशा वो मिलेंगे जो किसी भी किताब में तो नहीं थे, लेकिन डेटा से रिलेट हो रहे थे और आप उस नॉलेज के बेस पे आंसर कर पाएंगे। कुछ वैसा ही डेटा ये वाला है जो आपकी एनालिटिकल पावर को बढ़ा के आपको आंसर करने के अंदर हेल्प करेगा। तो वेस्टर्न और ईस्टर्न हिमालयन रीजन हम समझ गए हैं, आगे चलता हूं। अब बात करते हैं गैंगेटिक प्लेन्स की। गैंगेटिक प्लेन्स का मतलब हुआ गंगा के प्लेन क्षेत्र। गंगा के प्लेन क्षेत्र का मतलब हुआ गंगा के समतल मैदान, जहां जहां से गंगा निकलती है। बिकॉज़ नदियां शुरू तो पहाड़ों से होती हैं, पर बाद में पहाड़ों के अंदर रहती नहीं है, पहाड़ों से नीचे आ जाती है। बिकॉज़ पहाड़ों में कैसे भी घूम सकता है कि पानी पहले से नीचे फिर पानी पहले से ऊपर चला गया, तो पॉसिबल नहीं है, पानी तो ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। तो जब बात करते हैं किसकी, पानी की, गंगा रिवर की। गंगा रिवर जो है वो कहां से चलती है बताओ सारे लोग, सर गोमुख से। ठीक है जी, है ना। गंगोत्री की बात करेंगे, गोमुख की बात करेंगे, तो गंगोत्री से क्या है, गंगा निकलती है। गंगोत्री जो अपने आप में ग्लेशियर है, कौन से स्टेट में आप मुझे बता दो, जम्मू कश्मीर के अंदर, हिमाचल के अंदर, उत्तराखंड के अंदर। तो ग्लेशियर जो है जहां बर्फ जमी हुई है, बर्फ मेल्ट होती है, मेल्ट होकर बर्फ क्या है नीचे आती रहती है और नीचे आने से क्या होता है, गंगा रिवर के अंदर पानी आता रहता है। एंड यस, गंगोत्री जो नाम का प्लेस है, जो ग्लेशियर है, वो कहां पे है, उत्तराखंड के अंदर है। तो गंगा रिवर स्टेट वाइज बोलेंगे तो उत्तराखंड से चलती है, अगर वैसे बोलेंगे तो गंगोत्री से चलती है। अब गंगोत्री से चलती है हरिद्वार, हरिद्वार कहां का डिस्ट्रिक्ट है, उत्तराखंड का ही तो है। तो हरिद्वार की जब बात करें, गंगा हरिद्वार में जब आती है, मतलब पानी जब आता है, तो आप अगर हरिद्वार में गए होंगे तो गंगा जी का पानी बहुत बहुत ज्यादा ठंडा होता है। उसका कारण ये है कि ग्लेशियर से मेल्ट होकर आ रहा है, ग्लेशियर से मेल्ट होकर आ रहा है, तो पानी क्या होगा, पानी ठंडा होगा ही होगा। ओके, आगे बात करते हैं, किसकी बात करते हैं। अब अगर ग्लेशियर की बात करेंगे तो वहां से गंगा निकलती है, उत्तराखंड से गंगोत्री से निकली, फिर आगे हरिद्वार के अंदर आ गई। अब उत्तराखंड से आगे कहां पे आ जाएगी, यूपी के अंदर आ जाएगी, यूपी से आगे फिर कहां जाएगी, बिहार के अंदर, और बिहार से आगे वेस्ट बंगाल के अंदर, और वेस्ट बंगाल से आगे कहां पे जाती है, वेस्ट बंगाल से आगे तो इंडिया की जो मेन लैंड है वो खत्म हो जाती है। जैसे इंडिया की मेन लैंड खत्म हो गई, ये वाला एरिया नीचे वाला ये क्या, ये बे ऑफ बंगाल है। कौन से वाला एरिया, जो ये वाला एरिया है इधर वाला, ये बे ऑफ बंगाल का एरिया, यहां पानी है, तो गंगा रिवर फाइनली जाके किसमें मिक्स हो जाएगी, कहां पे गंगा रिवर चली जाएगी, वो बे ऑफ बंगाल के अंदर चली जाएगी। ये बात सबको समझ आ गई है ना। तो गंगा रिवर जो चल रही है कहां से, गंगोत्री या उत्तराखंड में मिक्स हो रही है, जहां पे कहां पे बे ऑफ बंगाल के अंदर रिवर, जहां पे ओशन के अंदर मिलती है, उस एरिया को डेल्टा कहा जाता है। और जब सलाइन वाटर फ्रेश वाटर मिलता है उसे एस्टुरी कहा जाता है। डेल्टा जहां रिवर और ओशन मिक्स हो रहा है, और जहां बात करते हैं किसकी, जहां बात करते हैं आपके फ्रेश वाटर सलाइन वाटर के मिक्स होने की, वहां पे एस्टुरी बनती है। एस्टुरीज के अंदर बहुत सारी डिफरेंट टाइप की फिशरीज स्पीशीज भी होती हैं, या फिर ये फिशेस भी वहां पे होती है। ओके, आगे चलते हैं, है ना। आगे मूव करते हैं, गंगा के समतल मैदानों की बात हम कर रहे थे। तो ये गंगा जहां जहां पे जा रही है, जो ग्रीन ग्रीन आपको दिख रहा है ना, ये गंगा की मूवमेंट आपको दिख रही है, गंगा रिवर की मूवमेंट आपको दिख रही है। तो सबसे पहले तो गंगा रिवर के 3 पॉइंट बता देता हूं। गंगा नदी इंडिया की पवित्र नदी मानी जाती है, होलीएस्ट रिवर है। सेकंड, गंगा रिवर जो पेरेनियल रिवर है, पेरेनियल मतलब कुछ ऐसी नदी होती है जिसमें सीजन के अंदर पानी आता है, कुछ अंदर पूरा साल पानी आता है। तो गंगा रिवर पेरेनियल है, पूरा साल, कम या ज्यादा लेकिन पानी हमेशा आता रहेगा। तीसरा पॉइंट, गंगा की बात करेंगे तो इरिगेशन की बात करोगे तो इरिगेशन में सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूट करती है रिवर, वो कौन सी करती है, वो गंगा रिवर करती है। इंडिया में सबसे ज्यादा इरिगेशन की बात की जाए तो इरिगेशन में कंट्रीब्यूट कौन करती है, आपकी गंगा रिवर ही करती है। चौथा पॉइंट बोलेंगे तो नदियां जब चलती हैं तो पानी जो है, पानी नीचे भी जाता है, नीचे जाता है मतलब पानी नीचे ग्राउंड वाटर को भी रिचार्ज करता है। तो सबसे ज्यादा इसे रेप्लेनिशेबल वाटर कहा जाता है, रेप्लेनिशेबल वाटर। रेप्लेनिशेबल वाटर जो भी सबसे ज्यादा कौन देती है, गंगा रिवर देती है। मतलब ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी कौन कर रही है, गंगा। तो लकी है वो लोग जो गंगा रिवर के आसपास के क्षेत्रों में है। हाँ, बाढ़ आ जाती है उस टाइम पे, अनलकी भी है, लेकिन लकी है बिकॉज़ वहां पे वाटर टेबल डाउन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम लोग समरसीबल बोरवेल मोटर लगा लगा के इतना सारा पानी निकाल रहे हैं कि हमारा ग्राउंड वाटर जीरो होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो 5 से 10 साल के बाद हमारे यहाँ बहुत सारे वाटर क्राइसिस होंगे, प्यासे हम मरेंगे, लेकिन आज हम उस मुसीबत को समझ नहीं रहे। दुनिया में 10 से 20 साल के बाद लड़ाई जो है वो रिसोर्सेज के लिए होगी, और वो रिसोर्सेज होंगे फूड एंड वाटर। और सबसे अमीर पर्सन वो होगा जिसके पास अपनी लैंड होगी। बात देख लीजिएगा कि आज से 20 साल के बाद अमीर आदमी वो नहीं जिसके पास पैसे बड़ा घर है, अमीर आदमी वो जिसके पास लैंड है, जिसके पास पानी है। बिकॉज़ रिसोर्सेज क्राइसिस आने वाला है, रिसोर्सेज क्रंच आने वाला है। लेकिन जो गंगा रिवर के आसपास का क्षेत्र है, गंगा रिवर क्या कर रही है, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर रही है। एंड बिकॉज़ ऑफ दैट रिचार्ज हमारे पास क्या है, हमारे पास सफिशिएंट पानी वहां पे एरिया में, उन एरिया में ग्राउंड वाटर के अंदर है। ठीक है, गंगा की बात हमने कर ली। तो गंगा की बात करेंगे तो गंगा वाले केस में क्या हो गया, गंगा वाले केस में जहां जहां से जा रही है वो प्लेन हो गए, तो गंगा का एरिया प्लेन हो गया। इस तरह से इसे गैंगेटिक प्लेन कहा जाता है। और गैंगेटिक प्लेन के हिसाब से हमारे पास क्या है, चार, हमारे पास चार क्या है, चार एग्रोक्लाइमेटिक जोन है, जिसके अंदर लोअर, मिडिल, अपर और ट्रांसगैंगेटिक आ जाता है। पहले तो आप मुझे बताओ कि मैं पॉइंट नंबर 1 या पॉइंट नंबर 2 लोअर किसे बोलूं, नीचे वाला किसे बोलूं, क्या इसको पॉइंट नंबर 1 को बोलूं या इस वाले को बोलूं पॉइंट नंबर 2 को। अगर मुझे लोअर पॉइंट बोलना है तो गैंगेटिक प्लेन की बात करें, लोअर मिडिल है ना, वो जो हम बात करते जा रहे हैं, तो लोअर मुझे 2 नंबर पॉइंट को बोलना पड़ेगा। तो सबसे पहले इधर बताओ कौन है, इधर वेस्ट बंगाल है, तो ये लो लोअर पॉइंट है वेस्ट बंगाल वाला। तो लोअर गैंगेटिक प्लेन रीजन के अंदर कौन आ गया, वेस्ट बंगाल आ गया। उसके बाद अगर बोलेंगे तो ये टॉप इधर यूपी है, लोअर के अंदर वेस्ट बंगाल है, अपर के अंदर कौन आ गया, यूपी आ गया। और मिडिल के अंदर यूपी और बिहार वाला क्षेत्र आ गया। तो मिडिल गैंगेटिक प्लेन के अंदर यूपी बिहार आ गया, लोअर के अंदर वेस्ट बंगाल आ गया, अपर के अंदर कौन आ गया, यूपी आ गया। ट्रांसगैंगेटिक, ट्रांस का मतलब क्या था, मिलता जुलता, उसके साथ लगता हुआ एरिया। इधर से गंगा जा रही है, ये साथ में जो लगता हुआ एरिया है, ये पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान का एरिया है। थोड़ा सा राजस्थान का जो गंगानगर डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान का, वो इसके साथ लगता हो गया। तो जो लगता हुआ क्षेत्र है पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान, वो आ गया ट्रांसगैंगेटिक प्लेन के अंदर। यूपी जो है वो अपर के अंदर आ गया, यूपी और बिहार यहाँ पे नीचे वाला यूपी का पार्ट और बिहार वाला पार्ट मिडिल के अंदर आ गया। और वेस्ट बंगाल वाला पार्ट कहां पे आ गया, लोअर गैंगेटिक प्लेन के अंदर आ गया। बोलो याद हुआ कि नहीं, समझ आया कि नहीं, क्योंकि रटा तो हमने पहले से मारा हुआ था, लेकिन अब आपको ज्योग्राफी वाइज क्लाइमेटिक जोन समझ आया है कि किस तरह से हमारी ज्योग्राफी डिसाइड करती है कि हमारे क्लाइमेटिक जोन जो है वो कहां कहां पे होंगे। चलिए यहां तक क्लियर हो गया, सब लोग कह रहे हैं याद हुआ, कुछ कुछ धोनी जी कह रहे हैं, ठीक है, कुछ कुछ याद हुआ, अगली बार जब पढ़ोगे और अच्छे से हो जाएगा। पर जिन लोगों ने क्लाइमेटिक जोन को पढ़ा था, अब 100% श्योर कि याद 100% हो गया, ये और अच्छे समझ आ गया। जिसने नहीं पढ़ा था फिर दिक्कत है, लेकिन पढ़ा हुआ था तो 100% समझ आ गया। बिकॉज़ पढ़े हुए लोगों ने याद तो कर रखा था, पर रिलेट भी कर पाए कि इसलिए गैंगेटिक प्लेन है, इसलिए हिमालयन है। तो 6 मैंने आपको याद करवा दिए। आगे बढ़ते हैं, अब कहां पे चलेंगे, अब चलेंगे आगे कहां पे, अब चलते हैं आगे आपके प्लेट्यू और हिल रीजन के अंदर। कहां पे चल रहे हैं जी, प्लेट्यू और हिल रीजन के अंदर चलते हैं। प्लेट्यू एंड हिल रीजन की बात अगर करेंगे तो ईस्टर्न, सेंट्रल, वेस्टर्न और सदर्न प्लेट्यू आ जाते हैं, पर ये आपको अच्छे से नहीं याद होंगे। सर क्यों नहीं होंगे, क्यों,
क्योंकि हमने पहाड़ी क्षेत्र तो देखा हुआ है, देखा नहीं सुना तो हुआ ही है। प्लेन में तो हम लोग मोस्टली रहते ही है ना, क्योंकि आप जो क्लास ले रहे हैं, आप लोग जो है ट्रांसगेटिक प्लेन से होंगे या अपर गैंटिक होंगे, मिडिल से काम करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, अपने अपने क्लाइमेटिक जोन का नाम लिखो, आप कौन से क्लाइमेटिक जोन से क्लास ले रहे हैं, अभी तो स्टेट तो कोई बता देगा। पहले मैं शुरू करता हूं, मैं इस टाइम पे मोहाली पंजाब के अंदर हूं और मैं आता हूं ट्रांसगेटिक प्लेन के अंदर। अब आप मुझे बताइए, इवन मैं हूं भी श्रीगंगानगर राजस्थान से, वो भी ट्रांसगेटिक प्लेन के अंदर आता है। अब कुछ लोग जो है वो अपर गैंटिक प्लेन से क्लास ले रहे हैं, कुछ वेस्टर्न हिमालय रीजन से हैं, कुछ ईस्टर्न प्लेट्यू से क्लास ले रहे हैं, कुछ ट्रांसगेटिक प्लेन से ही है, अपर गैंटिक से भी है, ईस्टर्न प्लेट्यू से है, ईस्टर्न हिमालयन से है ना, बढ़िया बात है, जहां से भी क्लास ले रहे हो एटलीस्ट आपको इसी बहाने अपने क्लाइमेटिक जोन का पता चल गया। तो आगे बात करते हैं ईस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल रीजन, जिसके अंदर झारखंड, एमपी, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल आ गया। उड़ीसा की स्पेलिंग अब चेंज हो चुकी है, लेकिन जब प्लानिंग कमीशन ने बनाया था उस टाइम पे यही स्पेलिंग थी। सो इसके अंदर कौन आ गया आपके ईस्टर्न प्लेट्यू हिल रीजन के अंदर झारखंड, एमपी, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। सेंट्रल प्लेट्यू के अंदर एमपी, थोड़ा सा पार्ट राजस्थान का, थोड़ा सा यूपी का आ गया। वेस्टर्न प्लेट्यू हिल रीजन के अंदर महाराष्ट्र, एमपी और राजस्थान, जो कि सदर्न प्लेट्यू हिल रीजन के अंदर कौन आ गया, एपी, कर्नाटक, तमिलनाडु। सही से भी समझा दो, समझाइए मेरे गांव में तो आपने प्लेट्यू देखे नहीं हुए, क्यों नहीं देखे हुए, क्योंकि आपने प्लेट्यू पढ़े ही नहीं है। डेक्कन प्लेट्यू हुआ, छोटा नागपुर हुआ, मालवा प्लेट्यू हुआ, तो ये जो एरिया है ये हमारे प्लेट्यू एरिया है और इन एरिया से आप देख रहे हैं यहाँ पे स्टेट के नाम लिखे गए हैं। आप बोलोगे सर राजस्थान कैसे आ गया, तो ये देखो ना, ये डेक्कन प्लेट्यू राजस्थान में टच कर रहा है ना यहाँ पे यार। तो राजस्थान का बहुत ज्यादा पार्ट नहीं, बट कुछ पार्ट ऑफ राजस्थान जो है वो कहां पे आ जाता है, सेंट्रल प्लेट्यू हिल रीजन के अंदर, कुछ वेस्टर्न प्लेट्यू के अंदर आ जाता है। सदर्न में तो नीचे आ गया, तो एपी, कर्नाटक, तमिलनाडु सदर्न के अंदर आ गए। ईस्टर्न की बात करेंगे, झारखंड, एमपी, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, इधर वाला जो एरिया है ये ईस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल रीजन के अंदर आ गया। ठीक है जी, आगे चलेंगे। कोई भाई कह रहा है आइलैंड है ही नहीं, आइलैंड आएगा, चिंता ना करें, आइलैंड बाद में आएगा। क्यों बाद में आएगा, क्योंकि आइलैंड की बात करेंगे तो आइलैंड तो सबसे लास्ट वाला है ना। तो जब हम बात करें किसके हमारे क्लाइमेटिक जोन की, तो अब देखिए वेस्टर्न, ईस्टर्न आपने पढ़ लिया, हिमालय रीजन, फिर आपने अगले गैंटिक वाले चार पढ़ लिए, फिर आपने प्लेट्यू वाले अगले पढ़ लिए चार, है ना। उसके बाद कौन आ गया, अब आया 11वां आ गया कोस्टल प्लेन एंड हिल रीजन, है ना। अब क्या है, उधर तो था क्या आपका प्लेट्यू और हिल, लेकिन अब प्लेट्यू नहीं है, अब साथ में कौन लग गया है, अब लग गया कोस्टल प्लेन। कोस्टल का मतलब क्या हो गया, समुद्री एरिया वाले, समुद्री एरिया के साथ लगने वाले प्लेन क्षेत्र। तो ईस्ट कोस्ट प्लेन हिल रीजन के अंदर उड़ीसा, एपी, तमिलनाडु, पौंडीचेरी आ जाता है। ईस्ट कोस्ट का मतलब क्या हो गया, ये जरा देख लीजिए यहाँ पे, ये जो इंडिया का पार्ट है ये ईस्ट कोस्ट है, इधर वाला पार्ट जो है ईस्ट कोस्ट है, तो इधर वाले स्टेट ईस्ट कोस्ट हो जाएंगे, इधर वाले क्या वेस्ट कोस्ट हो जाएंगे, ये वेस्ट कोस्ट है, वो हमारा ईस्ट कोस्ट है। तो जब बात करते हैं किसकी, ईस्ट कोस्ट की, तो ईस्ट में उड़ीसा, एपी, तमिलनाडु, पौंडीचेरी आ गया, जो कि वेस्ट कोस्ट में जाएंगे, तमिलनाडु, केरला, गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र आ गया। गोवा मैंने इसलिए हाईलाइट कर दिया, मैप में आप लोगों ने गोवा ध्यान से देखा हुआ, इस साइड आता है गोवा, तो तमिलनाडु, केरला, गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र ये वेस्टर्न कोस्ट का पार्ट है, उड़ीसा, एपी, तमिलनाडु, पौंडीचेरी हमारे ईस्टर्न कोस्ट का पार्ट है। उसके बाद 13वें नंबर पे हमारा आ गया गुजरात प्लेन एंड हिल रीजन। तो गुजरात प्लेन एंड हिल रीजन के अंदर गुजरात ही आता है। वेस्टर्न ड्राई रीजन, इंडिया का वेस्टर्न पार्ट जो ड्राई है वो कौन है, राजस्थान है। एंड ये लीजिए आपका आइलैंड भी आ गया, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप जो है ये दोनों किसके अंदर आ जाते हैं, ये आइलैंड के अंदर आ जाते हैं। ठीक है जी, आई होप सो अब आपको क्लाइमेटिक जोन याद हो गए होंगे। स्टेट के नाम सारे याद नहीं होंगे तो एक बार रिवाइज करना, पीपीटी ऐड हो जाएगी। ये वाला मैंने आपको पहले बता दिया, क्या बता दिया कि जब बात करते हैं क्लाइमेटिक जोन की तो 7th 5 ईयर प्लान के अंदर 1985 से 1990 के बीच में क्लाइमेटिक जोन ने 15 पार्ट के अंदर या क्लाइमेटिक प्लानिंग कमीशन ने इंडिया को 15 क्लाइमेटिक जोन के अंदर डिवाइड कर दिया। उसके बाद जो आईसीआर का प्रोजेक्ट है ना, वो कौन सा प्रोजेक्ट है, एनएआरपी। सर एनएआरपी क्या है, नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोजेक्ट जो हमारा है, इसके अंडर में उन्हीं 15 क्लाइमेटिक जोन को सब डिवाइड कर दिया, कितने के अंदर, 127 के अंदर। तो वो जो 15 थे वो फर्दर कितने में डिवाइड हो गए, 127 के अंदर डिवाइड हो गए। तो ध्यान रखिएगा, अकॉर्डिंग टू, अगर मैं बोलता हूं क्या, अकॉर्डिंग टू बोलूंगा, अकॉर्डिंग टू किसके, आपका जो प्लानिंग कमीशन है, तो प्लानिंग कमीशन के हिसाब से अगर बोलेंगे तो प्लानिंग कमीशन के हिसाब से जो हमारे पास क्लाइमेटिक जोन है वो कितने हैं, अकॉर्डिंग टू प्लानिंग कमीशन वी हैव 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन। 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है। अब ये 15 क्लाइमेटिक जोन जो है इनको आईसीआर का जो प्रोजेक्ट है एनएआरपी उसने कितने में डिवाइड कर दिया, 127। कहीं 131 करो, पढ़ो तो उसे गलत कर देना, 127 करेक्ट है। उसके बाद अगर बात करेंगे प्लानिंग कमीशन के बाद अगर बात करेंगे तो एक हमारा और कमीशन है जिसका नाम है एनबीएसएस एंड एलयूपी, नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग। इसने क्या किया, इंडिया को 20 एग्रो इकोलॉजिकल रीजन के अंदर डिवाइड किया, एग्रो क्लाइमेटिक जोन में नहीं, एग्रो इकोलॉजिकल रीजन के अंदर डिवाइड किया। और इसी ने इन्हीं एग्रो इकोलॉजिकल रीजन को जो 20 थे सब डिवाइड कर दिया कितने के अंदर, 60 के अंदर। तो 20 एग्रो इकोलॉजिकल रीजन हमारे पास है, इन 20 को 60 के अंदर फर्दर सब डिवाइड किया गया है। 15 क्लाइमेटिक जोन हमारे पास है, उनको फर्दर कितने में डिवाइड किया गया है, 127 के अंदर डिवाइड किया गया है। सारे लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ओवर करते हैं किसको, हमारे प्लानिंग कमीशन के एग्रो क्लाइमेटिक जोन को। क्लाइमेटिक जोन ओवर हो गया, बेसिक इंडिया की ज्योग्राफी मैंने आपको बताई। आगे चलते हैं, बात करते हैं किसकी, मॉनसून की। मॉनसून की बात करने के लिए मैं कल आपको बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा। आप बोले कल क्यों सर आज नहीं पढ़ाओगे, नहीं आज ही पढ़ाऊंगा, लेकिन आज हमारा तब तक टाइम हो जाएगा। कल मैं आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा जो आपको थोड़ा बहुत पहले से पता है, बिकॉज़ मैंने YouTube पे करवाया हुआ है। वो कॉन्सेप्ट था अल नीना और ला नीनो का, है ना। अल नीनो और ला नीना का जो कॉन्सेप्ट था उसको आप सारे लोगों ने पढ़ा होगा, थोड़ा आपको आइडिया होगा। अगर नहीं आइडिया तो मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं समझाने के लिए। आपने कैटल के अंदर पिछले से पिछले साल एक बीमारी देखी थी जिसका नाम था एलएसडी, जो होती है एलएसडीवी से, लंपी स्किन डिसऑर्डर, जो होती है लंपी स्किन डिसऑर्डर वायरस से, जिसकी हमने क्या कर दिया है, हमने अब उसकी वैक्सीन बना ली है। वैक्सीन का नाम क्या है, लंपी प्रो वैक्सीन। लंपी प्रो वैक्सीन मतलब वैक्सीन इंडिया। ये किसने बनाई है, जो हमारा एनआरसीईआर, कहां पे, ये हमारा है हिसार के अंदर, और इसने कोलैबोरेशन किया हमारा इज्जत नगर बरेली के अंदर जो है आईवीआरआई। तो एनआरसीई और आईवीआरआई ने मिलकर क्या किया, वैक्सीन बनाई, किसके लिए, वैक्सीन बनाई आपकी एलएसडी के लिए। बट सर ज्योग्राफी चलते बीच में एलएसडी क्यों आ गया, वो इसीलिए आया क्योंकि एलएसडी इंडिया में पहली बार, है ना, लंपी स्किन डिसऑर्डर इंडिया में पहली बार 2022 के अंदर देखा गया। 2022 के अंदर जो पहली बार देखा गया। तो छोटा सा क्वेश्चन है आपसे, वो क्वेश्चन ये है कि अगर इससे पहले कभी नहीं आया था एलएसडी तो फिर पहली बार इंडिया में क्यों आया। ऐसा क्या हुआ 2022 के अंदर कि आपने इस बीमारी को देखा, लंपी स्किन डिसऑर्डर को देखा। तो बता सकता है कारण क्या था लंपी स्किन डिसऑर्डर के इंडिया में आने का फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2022, कारण क्या है। ठीक है, तो योगेश वर्मा ठीक बोल रहा है, दिलबाग टेक्निकल वर्ड बोला बट बिल्कुल सही बोल रहा है ना। तो कहा जा रहा है विंड डायरेक्शन चेंज। एक भाई कह रहा है ट्रेड विंड का डाइवर्जन हो गया था, है ना। और अगला कह रहा है एमएससी, अरे यार एमएससी कहां से बीच में आ गया भाई, एमएससी की बात मत कर यार, हेल्पलाइन पे कॉल करिए वाली, या फिर टेलीग्राम चेक कर, क्वेश्चन जो डिस्कस कर रहे हैं वही वाला यार। ठीक है अर्जुन जी बिल्कुल सब करेंगे, अयोध्या धाम जी सब करेंगे, चिंता ना करें। एक बार पढ़ाने दें, पढ़ाते के बीच में ये बातें अच्छी नहीं लगती हैं, बट मैं ये बातें आंसर कर दूंगा बाद में। ओके पॉइंट आते हैं, कारण क्या था, फॉर द फर्स्ट टाइम एलएसडी क्यों आया इंडिया में। उसका कारण ये था, एलएसडी के आने का कारण ये था कि एलएसडी की जब बात करता हूं, लंपी स्किन डिसऑर्डर की जब बात करता हूं, तो लंपी स्किन डिसऑर्डर वाले केस में क्या हुआ, विंड डायरेक्शन चेंज होने से, ट्रेड विंड के चेंज होने से।
क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, अनयूजुअल वार्मिंग हो रही है, गर्मी का पता ही नहीं चला। इस बार हमने देखा मार्च के अंदर भाई साहब कितनी गर्मी थी, अप्रैल मई जून बहुत गर्म रहे, इस बार जुलाई के अंदर जाके थोड़ी राहत मिली बारिश करने से, पर अब भी अच्छी खासी गर्मी है। तो गर्मी जो है प्रिडिक्ट नहीं हो पा रही है कितनी पड़ेगी अनयूजुअल वार्मिंग आने से। कल हम ये सारी बातें करेंगे, क्या बातें करेंगे कि लैंड ब्रीज क्या होता है, सी ब्रीज क्या होता है। तो जैसे ओशन जो है ना वो गर्म होता है तो हवाओं की डायरेक्शन क्या होती है उसके हिसाब से चलती है। अब मान लो ओशन पहले कभी गर्म ही नहीं होता था, लेकिन अब ओशन क्या होने लगा, गर्म होने लगा। तो अगर अब ओशन गर्म होने लगा, जहां नहीं होता था, विंड की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, तो विंड डायरेक्शन चेंज हो गई, उस डायरेक्शन चेंज से वायरस आया, और वायरस के आने से फर्स्ट टाइम इंडिया के अंदर हमने क्या एक्सपीरियंस किया, हमने एक्सपीरियंस किया लंपी स्किन डिसऑर्डर डिजीज को। अब ये जो हो रहा है, क्या अनयूजुअल जो चेंज हो रहा है विंड डायरेक्शन के अंदर, जो अनयूजुअल वार्मिंग हो रही है, इसके पीछे कारण कौन है, क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, मौसम जलवायु परिवर्तन हो रहा है, और जलवायु परिवर्तन के कारण क्या हो रही है, सारी दिक्कतें आ रही है। अब उसी जलवायु परिवर्तन की चपेट में आ गया हमारा मॉनसून। आप बोलोगे चपेट में आ गया मतलब क्या हुआ, वो कुछ ऐसा हुआ, अगर आप एक्सपीरियंस कर रहे होंगे तो आप मुझे बताओ आपको क्या लग रहा है आजकल जो मॉनसून आ रहा है, क्या पहले की तरह आ रहा है, जैसे पहले बारिश आती थी वैसी बारिश आ रही है आजकल, ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा। अगर आप बारिश को देखेंगे इस टाइम में बारिश बहुत अनप्रेडिक्टेबल हो गई यार। मेरे इधर जब मैं आया हूं 2013 के आसपास, मुझे बहुत अच्छा लगता था यहाँ पे। क्यों अच्छा लगता था, राजस्थान में बहुत कम बारिश होती है, इधर बहुत बारिश होती थी यार। इनफैक्ट लास्ट ईयर तक बहुत बारिश हुई है, इस बार यहाँ पे सिर्फ 3 बार बारिश आई है यार अभी तक। अच्छे वाली जो छोटी मोटी आई है, अच्छे वाली बारिश 3 बार आई है, पर इस टाइम में तो मेरे साथ 7-8 बार आ जाती थी। अब बारिश बहुत अनयूजुअल होगी, आपके यहाँ भी ऐसा ही होगा, या तो आ नहीं है तो बहुत ज्यादा आ रही है। तो यहाँ पे भी क्या हो गया, ये सारा जो इंपैक्ट हो रहा है क्लाइमेट चेंज से हो रहा है। अब अगर क्लाइमेट चेंज ना हो, अगर क्लाइमेट चेंज ना होता तो फिर तो आपके यहाँ पे मॉनसून सही से आता। अब अगर आपके यहाँ पे मॉनसून सही से आता तो डाउट दिमाग में ये आता है कि सर सही से आता वो बात समझ आती है, पर सर मैंने ऐसा पढ़ा है कि हर बार 1 से 3 जून के आसपास जो मॉनसून है वो केरला के अंदर आ जाता है। और अगर पंजाब हरियाणा यूपी वाले स्टेट की बात करेंगे सर, तो वहां पे जून के एंड में या जुलाई के स्टार्टिंग में आता है। सर मेरा डाउट ये है कि मॉनसून को पता कैसे चलता है कि 1 जून को ही केरला में जाना है। मॉनसून सर 1-2 महीना आगे पीछे क्यों नहीं हो जाता, कारण क्या बताता हूं। देखो कारण की बात करते हैं तो हमारे जो सीजन बनते हैं, सीजन तो फिक्स है ना कि मार्च अप्रैल बोला तो ड्राई और हॉट सीजन होगा, जून जुलाई बोला, अगस्त बोला तो क्या होगा, वेट होगा और हॉट होगा, नवंबर दिसंबर बोला तो ड्राई होगा प्लस क्या होगा, कोल्ड होगा। सीजन टाइम टू टाइम बनते हैं, डे की लेंथ भी टाइम टू टाइम चेंज होती है, दिन इस टाइम बड़े चल रहे हैं पर छोटे होना स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। तो दिन जो है वो क्या है, बड़े से छोटे होते हैं, छोटे से बड़े होते हैं, टेंपरेचर कम से ज्यादा होता है, तो हर चीज क्या है फिक्स है। इसी तरह से जैसे ही टेंपरेचर कम ज्यादा होता है फिक्स टाइम पे, तो विंड की डायरेक्शन भी चेंज होती है, बिकॉज़ विंड जो है ना वो रिवर्सिबल एक्शन में चलती है। रिवर्सिबल एक्शन कैसे, ये बोल दो कि 12 बजे से 6 बजे तक लेके आप लोग पढ़ाई करते हो, फिर आप फ्री हो जाते हो, अगले दिन 12 से 6 तक फिर पढ़ते हो, फिर फ्री हो जाते हो, तो 12 से 6 वाला तुम्हारा साइकिल चल रहा है ना। तो ऐसे ही मॉनसून का साइकिल चलता है क्या, जून टू सितंबर तक मॉनसून आता है, फिर अक्टूबर से लेके और मई तक गायब हो जाता है, फिर जून से सितंबर तक आ जाता है। क्यों, रिवर्सिबल विंड के कारण ऐसा होता है, विंड रिवर्स होती जा रही है, विंड की डायरेक्शन चेंज होती जा रही है, एंड बिकॉज़ ऑफ चेंजिंग डायरेक्शन ऑफ विंड क्या होता है भाई साहब, वहां पे जो आपका मॉनसून है वो आता है। तो मॉनसून अपने आप में क्या है, बेसिकली इट इज अ सीजनल रिवर्सल ऑफ द विंड डायरेक्शन ओवर द अर्थ सरफेस ड्यू टू डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड, ओशन एंड अर्थ रोटेशन। अर्थ रोटेट कर रही है, अर्थ रोटेट के साथ साथ क्या हो रहा है, जो आपका सन है, जो हीटिंग है वो सब हो रहा है, तो सब चीजें फिक्स टाइम पे हो रही है, एंड बिकॉज़ उन सब चीजों के कारण क्या होता है, रिवर्सिबल विंड आती है, मतलब विंड रिवर्स होकर दोबारा आ जाती है एक फिक्स टाइम पे। और जब हवाएं चलती है तो आपने देखा होगा हवाओं के साथ क्लाउड भी मूव कर रहे होते हैं, हवाओं के साथ हमारे बादल भी मूव कर रहे होते हैं, तो बादल हवाओं के साथ ही मूव कर रहे होते हैं। तो जो बादल हवाओं के साथ मूव करते हैं भाई लोगों, तो हवा आती है टाइम पे, टाइम के साथ हवा के साथ बादल आते हैं, बादलों के साथ मॉनसून आता है। क्या आपको समझ आया कि मॉनसून हर बार सेम टाइम पे क्यों आ जाता है, और आपको ये भी समझ आ गया कि अब मॉनसून वैसा क्यों नहीं रहा, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। क्लाइमेट चेंज होने के कारण से क्या हो रहा है, जो हमारा सीजन है वो फ्लक्चुएट हो रहा है, सीजन फ्लक्चुएट होने के चक्कर में मॉनसून भी क्या है वो समय पे नहीं आ पाता। मॉनसून वाली बात सबको समझ आ रही होगी। आगे तो आगे बढ़ते हैं। मॉनसून वर्ड तो सारे लोग जानते हैं, अरबिक वर्ड है ना, कौन सा मौसम, मौसम का मतलब सीजन होता है, सीजन बदलता है, मॉनसून आ जाता है। इंडिया जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न ट्रेड विंड के अंदर आता है। ट्रेड विंड ये सब अलीना लागना के टाइम पे पढ़ेंगे कल की क्लास में। इंडिया जो है नॉर्थ ईस्टर्न ट्रेड विंड जोन के अंदर आता है। दीस ट्रेड विंड कंटिन्यू थ्रू आउट द ईयर, पूरा साल चलती रहेगी, लेकिन रिवर्स होकर जब आएंगे तो मॉनसून को ले आएंगे। मॉनसून के अंदर क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ साइक्लोन दैट अराइजेस फ्रॉम इंडियन ओशन। इंडियन ओशन अगर आप मैप में जाएंगे तो मैप के उस साइड आपका जो है वो अरेबियन सी है, और इस साइड हमारा क्या है, बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी है। तो बे ऑफ बंगाल जो आपका क्या है, अरेबियन सी बेसिकली इंडियन ओशन हो गया। इंडियन ओशन से क्या है, हवाएं चलती है, मॉइस्चर उठती है, मॉइस्चर उठने के साथ साथ क्या होता है, मॉइस्चर उठने के साथ साथ वहां पे क्या होता रहता है जी, मॉइस्चर उठती है तो ऊपर जाके कंडेंस होती है, और जब मॉइस्चर ऊपर जाके कंडेंस होती है तो कंडेंस होने के साथ साथ क्या हो जाता है, ऊपर जाके बादल बनते हैं, और बादलों के बनने से क्या हो जाता है जी, बादलों के बनने से वहां पे बारिश होती है। आप सोचेंगे कि मैं क्या दिखने लग गया, एक्चुअली कुछ नहीं दिख रहा हूं, मैंने रिसेंटली एक वीडियो शेयर किया था। वो वीडियो क्या था जी, मैं कहीं गया था और वहां जब फ्लाइट लैंड कर रही थी, ओशन के ऊपर जब फ्लाइट लैंड कर रही थी, तो वहां से क्या दिख रहा था, वहां से ना नीचे से वेपर उठती हुई दिख रही थी, और वेपर उठ रही थी, ऊपर जाके क्लाउड भी दिख रहे थे, बहुत थोड़ी सी एरिया में वहां पे क्लाउड भी दिख रहे थे। तो उससे ना समझ आ जाता है, क्या समझ आ जाता है कि किस तरह से नीचे से पानी इवेपोरेट होकर जाता है, और किस तरह से इवेपोरेट होने के बाद ऊपर जो है वो क्या आ जाते हैं, ऊपर आपके क्लाउड आ जाते हैं। पता नहीं यार ये जून के आसपास था कहीं, मैं कोशिश कर रहा हूं कि वीडियो फॉरवर्ड कर दूं, मैंने शायद YouTube पे शेयर किया था शॉर्ट्स के फॉर्म में, मैं शेयर कर दूंगा मुझे मिलेगा तो। पर वो एक्जेक्टली क्या था ना, फ्लाइट लैंड कर रही थी तो नीचे ओशन दिख रहा था, ओशन के ऊपर से पानी उड़ता हुआ दिख रहा था, और थोड़ा सा ऊपर क्लाउड दिख रही थी। तो आपको प्रोसेस समझ आएगी, समझ के आप समझ रहे हैं, विजुअलाइज कर लोगे तो याद हो जाएगा कि पानी ऊपर जाता है, कंडेंस होता है, कंडेंस होकर बादल बनते हैं, बादल हवा के साथ मूव करते हैं और नीचे जाते हैं बारिश करते हैं। बस वही तो यहां पे लिखा हुआ है। तो मतलब दीस ट्रैवल इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन एंड एंटर इन द पेनिनसुला इंडिया अलोंग इट्स वेस्ट कोस्ट। तो ये चलते हैं और चलने के साथ साउथ इंडिया के अंदर एंटर कर जाते हैं, और फिर साउथ इंडिया से ऊपर आते हैं सेंट्रल इंडिया की तरफ, और सेंट्रल इंडिया से फिर वेस्ट इंडिया की तरफ आ जाते हैं। इसलिए केरला के अंदर जो बारिश है वो 1 से 3 जून के आसपास होती है, और हमारी इधर जुलाई में क्यों होती है, बिकॉज़ वहां से वहां तक आने में केरला से लेके यूपी बिहार राजस्थान, बिहार तो नहीं कहना चाहिए, बिहार तो बे ऑफ बंगाल से बारिश लेता है, बट केरला से आके यूपी पंजाब हरियाणा गुजरात राजस्थान यहां बारिश करने में, यहां तक पहुंचने में 1 महीने का समय लग जाता है। इसलिए हमेशा पढ़ते हो खरीफ सीजन का टाइम होता है जून से जुलाई। तो नीचे के राज्यों में, दक्षिण भारत के साउथ इंडिया के राज्यों में जून के अंदर स्विंग स्टार्ट हो जाती है, जबकि बात करें किसी आपके नॉर्दर्न स्टेट की तो वहां पे कब होती है, जुलाई के अंदर स्विंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। मॉनसून आपको समझ आ गया। अब मॉनसून के अंदर बात करते हैं टाइप ऑफ मॉनसून की। टाइप ऑफ मॉनसून की बात करेंगे तो टाइप ऑफ मॉनसून में क्या लिखा गया, कोल्ड पहला विंटर मॉनसून आ गया। देखो मेन जो मॉनसून है ना वो तो अपना अभी वाला टाइम ही है, और अभी वाले टाइम में जाओगे तो सारे लोग जानते हैं खरीफ सीजन चल रहा है इस टाइम पे, जून टू सितंबर के अंदर आप चल रहे हो। और जो मॉनसून है जो इंडिया के अंदर मेजर बारिश देके जाता है, कितनी देके जाता है, लगभग 70 to 75% बारिश इसी मॉनसून से होती है। इसे मेजर मॉनसून ऑफ इंडिया कहा जाता है, इसे साउथ वेस्ट मॉनसून कहा जाता है। इसी टाइम को ग्रैंड पीरियड ऑफ रेनफॉल भी कहा जाता है, बिकॉज़ ग्रैंड रेनफॉल होती है इस टाइम पे, बहुत ज्यादा रेनफॉल होती है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, साउथ वेस्ट मॉनसून जो जून से सितंबर तक आता है। उसके अलावा अगर बोलेंगे तो उसके अलावा अलग-अलग मॉनसून है हमारे, कौन से, जैसे विंटर मॉनसून कोल्ड ड्राई पीरियड के अंदर जनवरी फेब के अंदर थोड़ी बहुत शार्स आ जाती है, थोड़ी बहुत बारिश हो जाती है। समर सीजन जो हॉट वेदर पीरियड है मार्च टू मई, जनवरी इस टाइम बारिश नहीं होती है, बारिश इसी टाइम होती है, और कुछ स्टेट में इस टाइम पे होती है। रबी के अंदर जो नॉर्थ ईस्ट मॉनसून है, मेन इंडिया के यही दो मॉनसून है, ये मेजर है। साउथ वेस्ट जो 70 से 75% बारिश देता है, लेकिन इस बारिश से तमिलनाडु को और कुछ साथ वाले क्षेत्रों को बारिश नहीं मिलती है। तो तमिलनाडु बारिश कौन करता है, वो नॉर्थ ईस्ट मॉनसून करता है। विंटर मंथ के अंदर जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर वाला टाइम है, उस टाइम पे नॉर्थ ईस्ट मॉनसून से बारिश होती है। और अब जो हो रही है वो किससे हो रही है, वो साउथ वेस्ट से हो रही है। लेकिन एक और बारिश भी है,
एक और बारिश है जिसका टाइम फिक्स नहीं है, कभी फरवरी मार्च के अंदर आ जाती है, कभी जून जुलाई के अंदर आ जाती है, कभी पर बहुत डिस्टर्ब करती है। आप बोलोगे सर डिस्टर्ब मतलब डिस्टर्बेंस की बात करना चाह रहे हो, मैं बात कर रहा हूं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या होता है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की बात करेंगे तो यहां से समझिए, कहां से कहीं पे है, यहां से, यस है ना। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की बात करेंगे तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या होता है जी? जब ओशन गर्म हो जाता है, ओशन के गर्म होने से हवाएं वहां से चलना शुरू हो जाती है। कल समझाऊंगा आपको, अच्छे से समझाऊंगा कि हवा कैसे क्या चलती है, बहुत अच्छा लगेगा आपको, डेफिनेटली पेपर में काम आएगा आपके। तो इधर से क्या होता है, जो मेडिटेरियन सी है, जो कैस्पियन सी है आपका, यहां से हवाएं इस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर देती है। नॉर्मल वाली विंड नहीं, साइक्लोनिक विंड यहां से चलना स्टार्ट कर देती है। तो ये आप देखेंगे, ये जो आपको धुआं धुआं सा दिख रहा है, वो धुआं नहीं, बेसिकली हवाएं हैं। और यहां आप देखेंगे तो इंडिया आ गया है ना। तो ये यहां ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान की साइड से होते हुए इंडिया में एंटर करती है। कहां एंटर करती है? इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में एंटर करती है। इंडिया का वेस्टर्न पार्ट कौन सा है? इंडिया का वेस्टर्न पार्ट का ये वाला जो आपका क्या है, जो आपका गुजरात और राजस्थान है, इस वाली साइड से ये पंजाब गुजरात जो है, इस साइड से क्या करती है, ये एंटर करती है। यहां तक जब वो इधर से आ रही थी, वो कैस्पियन सी से, और वो कैस्पियन सी के बाद आगे ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए कोई दिक्कत नहीं होती, रास्ता साफ है। लेकिन दिक्कत तब होती है जब वो यहां से क्रॉस करती है। ये जो हमारा हिमालयन रीजन है, हिमालयन रीजन मतलब बड़े बड़े पहाड़ है, बड़े बड़े पहाड़ों से टकरा के हवा वहां पे रुक जाती है। हवा वहां रुकती है तो क्लाउड को रुकना पड़ेगा। समझिएगा ध्यान से इस बात को। अगर मान लेते हैं एक सड़क के ऊपर बहुत सारे व्हीकल जा रहे हैं, तो कोई व्हीकल आगे होता है, कोई व्हीकल पीछे होता है। इसी तरह से ऊपर क्लाउड होता है, कोई क्लाउड आगे जा रहा है, कोई क्लाउड पीछे जा रहा है। लेकिन जैसे व्हीकल जाते हैं सामने रेड सिग्नल आ जाता है, तो क्या सारे व्हीकल्स वहां पे इकट्ठे हो जाते हैं? हाँ, रेड सिग्नल पे सारे इकट्ठे हो जाते हैं। ऐसे जो पहाड़ खड़े हुए हैं, जो हिमालय वहां पे खड़ा हुआ है, हिमालय क्या करता है, रोकता है हवाओं को। अब यस और नो लिख के बताओ, जैसे हवाएं यहां पे रुकेंगी तो पीछे से आने वाले बादल जो है, क्या वो सारे के सारे वहां पे रुक जाएंगे? बोलो यस और नो। पीछे से आने वाले सारे के सारे बादल क्या वहां पे रुक जाएंगे? यस और नो। यस बोल रहे ना सारे लोग, यस यस ही बोल रहे हैं। एक बच्चा कह रहा है नहीं, कौन है? स्वामी नानू है। तो स्वामी नानू भाई तेरे यहाँ पे नहीं रुकने, मैं कुछ नहीं कर सकता, बाकी तू कर लेना, जोर लगा लेना भाई साहब। ये देखिए रुकेंगे रुकेंगे भाई, वो अपने आप में हिल है, वो बड़ी बड़ी चीजों को रोक देती है। द ग्रेट हिमालय है, वो हिमालय है, उसके नाम में ग्रेट लगा हुआ है। तो इधर आके सारे के सारे क्लाउड जो है ना एकदम रुक जाएंगे तो यहाँ बहुत तगड़ी बारिश होगी, बहुत ज्यादा बारिश होगी। और बारिश होकर इधर वाली साइड सूखा पड़ा रहेगा, है ना। तो नानू जी ध्यान से देखिए, इधर हरा और इधर ड्राई होने का रीजन यही है कि हवाएं सारी यहाँ रुकी थी, सारे क्लाउड यहाँ रुके थे, क्लाउड का कंडेंसेशन हुआ था, बहुत सारी बिजली मतलब की लाइटनिंग हुई थी, बहुत सारा पानी इसी एरिया में। अक्सर क्लाउड ऐसे इकट्ठे होकर बस्ट हो जाते हैं, बादल फट जाते हैं। बोलो तुमने हेमकुंड साहिब, हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, इन्हीं एरिया में आपने ज्यादा बादल फटने की बातें सुनी होगी। बादल क्यों फटता है यहाँ पे? यहाँ की टोपोग्राफी कारण हवाएं रुक जाती है, कंडेंसेशन ज्यादा हो जाता है, क्लाउड इतने ज्यादा पानी को होल्ड कर पाते हैं कि वो कंडेंस होते हैं, होल्ड हो नहीं पाता, सारा पानी नीचे एकदम से आ जाता है। बोलो क्लाउड बस्ट होता है कि नहीं होता? इन एरिया में होता है, हर साल हिमाचल के आसपास, उत्तराखंड के आसपास क्लाउड बस्ट होते हैं। क्यों होते हैं? यही तो रीजन है। तो वो जो हवाएं आ रही थी, जो मैं आपको पीपीटी के ऊपर दिखा रहा था, तो वो बेसिकली हवाएं जो है अपने आप में वो वेस्टर्न साइड से, सॉरी, वो इधर से वेस्टर्न साइड से इंडिया में एंटर करती हैं और उसके बाद वो इंडिया में डिस्टर्बेंस क्रिएट करती हैं। अभी बादल का फटना कोई नॉर्मल बात थोड़ी है, डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है। तो इस तरह से वो क्या करती है, डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है। तो ये जो बारिश इन हवाओं से होती है, जो वेस्टर्न साइड से इंडिया में एंटर करती है, इनको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? इनको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहा जाता है। चलो मॉनसून की बात हम कर रहे थे। मैंने आपको बताया कि साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट दो मॉनसून है, जिसमें साउथ वेस्ट मॉनसून सबसे मेजर है, नॉर्थ ईस्ट माइनर है। और डिस्टर्ब जो करता है वो कौन करता है? वो करता है आपका वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ये आपको साउथ वेस्ट मॉनसून का मैप दिख रहा है कि किस तरह से पानी यहां से आके इधर की साइड जाता है। तो ये यहां पे अगर आप देखेंगे केरला, तो केरला में देखिए कितनी डेट लिखी है, 1 जून लिखा गया है ना। यहां 1 जून के आसपास बारिश आएगी, यहां 5 जून, इधर 10 जून, 15 जून, 20 जून, 30 जून। और ये देखिए ये इधर राजस्थान वाली साइड भैया 5 जुलाई के आसपास की बात हो रही है, और पाकिस्तान वाली साइड तो 8 जुलाई के आसपास हो रही है ना। तो ये क्या होगा, इधर से चलेंगे और धीरे धीरे ऊपर पहुंचेंगे। ये वाली जो ब्रांच है अरेबियन सी ब्रांच है, जो मेजर ब्रांच मानी जाती है। पर ब्रांच ये भी है बे ऑफ बंगाल, जो बंगाल को, जो आपका बिहार वाला एरिया है, उनको बारिश कौन देगी? बे ऑफ बंगाल। और ये मेजर स्टेट को बारिश कौन देती है? अरेबियन सी की ब्रांच। इसलिए अरेबियन सी की ब्रांच को मेजर ब्रांच माना जाता है। क्या माना जाता है जी? इसको मेजर ब्रांच माना जाता है। साउथ वेस्ट मॉनसून, ये साउथ वेस्ट मॉनसून है, और ये नॉर्थ ईस्ट है। देखो ये नॉर्थ ईस्ट की साइड जा रही है, पर ये ध्यान रखना, नॉर्थ ईस्ट मॉनसून नॉर्थ ईस्ट स्टेट के अंदर बारिश नहीं करता भैया। उसका नाम है, वो विंड के आधार पर है नॉर्थ ईस्ट। पर नॉर्थ ईस्ट मॉनसून नॉर्थ ईस्ट स्टेट में बारिश नहीं करता। वो मेजर बारिश करता तमिलनाडु को, 60% टोटल बारिश जो है वो तमिलनाडु को मिल जाती है, बाकी साथ में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक को थोड़ी थोड़ी मिल जाती है। ओके, तो पहली बात करते हैं सबसे पहले हमारे किसके, हमारे मेजर मॉनसून की। तो मेजर मॉनसून हमारा जो है वो कौन सा है? वो साउथ वेस्ट मॉनसून है, जिसे समर मॉनसून भी कहा जाता है, जो जुलाई से सितंबर तक होता है। साउथ वेस्ट मॉनसून केरला के अंदर पहुंच जाता है 1 जून को हर साल, और मूव करता है 30 किलोमीटर/आवर की स्पीड से चलता है ना। कि केरला से चल रहा है 30 किलोमीटर की स्पीड से, अब 30 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है, धीरे धीरे आराम से आता रहेगा। जल्दी क्या भाई है ना। तो उधर जून में चला है, अपने यहाँ कब आ जाएगा? जुलाई के अंदर आ जाएगा। इट कंप्राइजेस द मंथ, कौन से मंथ में आता है? जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, 4 महीनों के अंदर आता है। मेजर महीने जून जुलाई होते हैं, बाद में थोड़ा कम आता है। इस टाइम के अंदर कितनी बारिश, टोटल पूरे साल में जितनी बारिश है उसका 70% बारिश यहाँ पे हो जाता है। लेकिन एक्सेप्ट नॉर्थ ऑफ जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर को इससे बारिश नहीं मिलती है, और तमिलनाडु को बारिश नहीं मिलती है। तो वो कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं उसका भगवान है। तो जिसका साउथ वेस्ट मॉनसून नहीं उसका नॉर्थ ईस्ट मॉनसून है। तो नॉर्थ ईस्ट मॉनसून इन्हीं दो स्टेट को बारिश देके जाता है, जम्मू कश्मीर को और तमिलनाडु को, क्योंकि इनको साउथ वेस्ट मॉनसून नहीं देके गया। तो साउथ वेस्ट मॉनसून इनको बारिश नहीं दिया, तो इसलिए इनको जो बारिश देके जाता है वो कौन देके जाता है जी? वो नॉर्थ ईस्ट मॉनसून देके जाता है। और इस पीरियड को क्या बोला जाता है? ग्रेड पीरियड ऑफ रेनफॉल कहा जाता है। ग्रेड पीरियड ऑफ रेनफॉल इंडिया इसे कह दिया जाता है, किसको? साउथ वेस्ट मॉनसून को। क्या आप लोगों को साउथ वेस्ट मॉनसून समझ आ गया? अगर आया तो ये तो मैंने अभी आपको मैप पे दिखाया था कि जो मानसून आ रहा है, जो हवाएं हैं वो दो ब्रांच के अंदर डिवाइड होती है। उधर वाली अरेबियन सी ब्रांच है, इधर वाली बे ऑफ बंगाल ब्रांच है। बे ऑफ बंगाल जो है बंगाल और बिहार को साथ के राज्यों को बारिश देती है। मेजर बारिश जो है वो अरेबियन सी ब्रांच से मिलती है, इसलिए मेजर ब्रांच अरेबियन सी को माना जाता है। पर वैसे ब्रांचेस दो है, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल। क्या ये सबको समझ आ गया? आसिफ कहता है अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में मेजर कौन सा? मैं वही बोल रहा हूं, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल के अंदर मेजर जो है वो अरेबियन सी ब्रांच है। अरब सागर की जो शाखा है वो मेजर है, माइनर जो है वो बे ऑफ बंगाल की। ठीक है, चले जी आगे। हाँ, आगे चलते हैं, यहाँ तक क्लियर हो गया। ओके, आगे बढ़ते। दो ब्रांचेस तो मैंने आपको बताई दी है। अगला आगे आपका नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। नॉर्थ ईस्ट मॉनसून की बात करेंगे तो जैसा कि हमने पढ़ा था, जम्मू कश्मीर को और तमिलनाडु को बारिश देगा। हाँ, तमिलनाडु के साथ थोड़ी कर्नाटक, आंध्र प्रदेश जो साथ में टच कर रहे हैं उनको मिल जाएगी, पर मेजरली बारिश जम्मू कश्मीर और तमिलनाडु को ये देके जाएगा। ऑल्सो नोन एज विंटर मॉनसून। साउथ वेस्ट को हमने समर मॉनसून कहा था, इसको विंटर मॉनसून भी कहा जाता है। ऑल्सो नोन एज विंटर मॉनसून, या फिर इसे रीट्रीटिंग मॉनसून भी कहा जाता है। रीट्रीट क्या होता है? दोबारा से ट्रीट देना, पार्टी देना। भाई तुम भी पार्टी दोगे ना यार, सेलेक्ट जिस दिन हो जाओगे, जिस दिन रिजल्ट आएगा, तुम्हारे फ्रेंड उस दिन तुमसे पार्टी ले लेंगे, और जिस दिन तुम्हारी पहली सैलरी आएगी उस दिन फिर से तुमसे पार्टी ले लेंगे। तो वो दोबारा दोगे वो रीट्रीट होगी ना यार। तो बारिश तो साउथ वेस्ट से हो गई है, लेकिन दोबारा बारिश हो जाएगी, तो दोबारा बारिश होगी, वो रीट्रीटिंग मॉनसून हो गया। नॉर्थ ईस्ट मॉनसून की बात करेंगे, ये कंट्रीब्यूट करता है, कंट्रीब्यूट
concentrated rainfall to south eastern part of the peninsula India, Tamil Nadu, Jammu Kashmir, southern part of AP, Telangana, ये जो है ये 60% रेनफॉल कंट्रीब्यूट करता है ना, इनको 60% रेनफॉल ये देता है किसको, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर को। तो बोला 60% जो रेनफॉल है नॉर्थ ईस्टर्न मानसून की इन्हीं को मिल जाती है, बाकी साथ वाले एरिया को मिल जाती है। नॉर्थ ईस्ट मानसून लिमिटेड है सिर्फ सदर्न स्टेट के अंदर, आंध्र और कर्नाटक, आंध्र और तमिलनाडु के अंदर। मंथ कौन से में आता है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के अंदर आता है। और रिवर कौन सी है जिसके अंदर पानी ज्यादा जाता है, क्योंकि पानी जब आएगा तो पानी फ्लो के जाएगा, है ना। तो बोला रिवर हु यूटिलाइजेस मैक्सिमम फ्लो वो कौन सी है, गंगा। एंड दिस सीजन इज आल्सो कॉल्ड एज रबी सीजन। पिछला मानसून खरीफ सीजन मानसून था, और ये वाला जो है इसे क्या है जी, इसे बोला जाता है रबी सीजन मानसून। और ये वाला वेस्टर्न डिस्टर्बेंस मैंने अभी आपको बताया कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या होता है। यहाँ पे खत्म करेंगे, कल जब दोबारा शुरू करेंगे तो विंड ब्रीज और सी ब्रीज आपको बताऊंगा कि हवाएं दिन और रात में कब समुद्र से लैंड की तरफ और कब लैंड से समुद्र की तरफ चलती हैं। और उसके साथ साथ कल मैं आपको बताऊंगा क्या कि अल नीनो ला नीना वाला कांसेप्ट क्या है, कौन सा अच्छा और कौन सा बुरा माना जाता है। मॉनसून आज आपने पढ़ लिया, अगर आप थोड़ा सा मैप को देखें, ज्योग्राफी को पढ़ेंगे तो कल वाला कांसेप्ट तो समझ आएगा, लेकिन जो इतनी सारी बातें चलती है ना, कौन सी बातें, ये मौसम के बदलने की, क्लाइमेट चेंज की, बारिश कम ज्यादा होने की, बहुत कुछ समझ आना तुम्हें शुरू हो जाएगा। क्योंकि नॉलेज तभी बढ़ता है जब आपके पास नॉलेज होता है। वो जैसे कहते हैं ना कि नॉलेज ही नॉलेज को अटैक करता है। अब ज्ञानी व्यक्ति के पास कभी नॉलेज आता ही, लेकिन ज्ञानी के पास और ज्यादा आता है, क्योंकि नॉलेज को अटैक कर रहा होता है। तो थोड़ा सा पढ़ेंगे तो और ज्यादा आपका पढ़ने का मन करेगा। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए, 1 मिनट के लिए आपके साथ हूं, 3 बजे फिर आपकी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है राहुल जी, धन्यवाद। ओके, एक क्वेश्चन है सृष्टि कह रही है, सृष्टि मेरी बहन क्वेश्चन है ऐसे मत लिख, बिकॉज़ 3 बजे तो मैं चला जाऊंगा, डायरेक्टली क्वेश्चन लिख के आंसर कर दूंगा। हाँ बिल्कुल एग्री जी आप सही कह रहे हैं, रुपए से कमाया जाता है, नॉलेज को ट्रैक करता है, रुपए को ट्रैक करता है। मैंने रुपया जानबूझ के नहीं बोला, कहा तो ऐसे जाता है। आपको पता नहीं भैया, दुनिया बहुत बैठी है क्लिप काटने के लिए, है ना। जैसे कुछ ऐसी बात बोले, कोई ना कोई क्लिप काट के फिर कुछ कह देगा भाई साहब। बोलते टाइम बड़ा सोचना पड़ता है, क्या करें, दुनिया के अंदर लोग इतने हो गए, आपको फेमस करेंगे, आप बोलो ना फेमस कर देंगे। ओके, ये क्लास नाइट में 8:30 तक अपलोड हो जाएगी ना, नहीं हो पाएगी। उसका कारण ये 6 घंटे क्लास है, इस 6 घंटे की 6 बजे खत्म होगी, 8:30 तक की प्रोसेसिंग है, खुद चेक कर लेना। 8:30 बजे आपको सारी क्लासें दिखी नहीं रहती बीच में, क्योंकि यूट्यूब प्रोसेसिंग में टाइम लेता है। तो रात मैं सच बता रहा हूं, आप 8:30 बजे खुद चेक करना, आपको पूरी 6 घंटे क्लास नहीं दिख रही, 4.5 घंटे की, 3 घंटे की ऐसे दिख रही होगी, क्योंकि प्रोसेसिंग में टाइम लगता है। अभी चल रही है तो प्रोसेस नहीं, तो 6 बजे प्रोसेसिंग होना स्टार्ट होती है, 9 साढ़े 9 तक प्रोसेस हो पाती है। तो अगले दिन जाके ऐड होगी 11-12 बजे। ओके, आपने पिछली में म्यूरल स्टेट पूछा था, म्यूरल स्टेट बिहार है ना सर, ये सही है, यस ऑफ कोर्स म्यूरल स्टेट बिहार को बोला जाता है। ओके, आगे चलते हैं। समर मानसून इन विच स्टेट, समर मानसून की बात करेंगे। समर मानसून इज आप खरीफ मानसून की बात कर रही है, खरीफ मानसून मतलब साउथ वेस्ट मानसून। साउथ वेस्ट मानसून तो इंडिया का मेजर पार्ट कवर करता है ना जी, सारा का सारा पार्ट, क्योंकि वो जम्मू कश्मीर और तमिलनाडु वाला पार्ट कवर नहीं करता, बाकी पूरा पार्ट जो है वो तो साउथ वेस्ट मानसून से कवर होता है। सीयूईटी पीजी एबीएम में ओनली एग्रीकल्चर के 75% है, इसके लिए प्लीज आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करें, मैसेज डालें, तो मैसेज मेरे पास आएगा, मैं रिकॉर्डिंग करके भेजूंगा। ऐसे आंसर नहीं करता हूं मैं, बिकॉज़ एबीएम की बात कर रहे हैं, सीयूईटी हम कवर करते हैं, पर एबीएम बोले तो एबीएम के लिए देखना पड़ेगा। ओके, तो चर्चे उन्हीं के होते हैं जिनमें कोई बात होती है। हाँ बिल्कुल ऐसा ठीक बोले, धन्यवाद, है ना। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ फर्क नहीं पड़ता, सिंपल हमेशा याद रखिए। वो कहते हैं कृष्ण जी ने कहा था, कर्म करो फल की प्रतीक्षा, फल की चिंता मत करो, बस ऐसा ही आप करते रहिए, जिस दिन रिजल्ट आएगा सब चुप हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो फिलहाल बात ये है कि 3 बजे से ऊपर का टाइम हो गया, मेरी क्लास ओवर होती है, अगली क्लास का टाइम हो गया, तो नेक्स्ट टीचर आएंगे, मेक श्योर फ्री क्लास अटेंड कीजिए, बिकॉज़ फ्री पेपर आपका मेन से पहले होने वाला है। सो आई विल सी यू टुमारो एट द सेम टाइम, मिलते हैं नेक्स्ट टीचर के साथ, आपके नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ। मैं कल मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।